ओके, चलिए स्टार्ट करें मित्रों। लेट्स गो। चलो, सब लोगों का ध्यान है, शुरू करते हैं, ध्यान देना। लेट्स गो। चैट ऑन रह गया। ओके, आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो, शुरू करते हैं, ध्यान देना। किधर गए कर्सर? ओके, हर हर महादेव मित्रों। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यस्टरडे के लेक्चर के अंदर हमने सारे के सारे सेक्शंस और सॉरी सारे के सारे चैप्टर्स और उनके इनिशियल्स और उनके रेंजेस हमने याद किए थे। याद है सबको? बोलो हाँ है ना। आज उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, कल के लिए मैं कुछ पहली चीजें बोल दूं। टुमारो मतलब लाइव स्ट्रीम वालों के लिए भी बोल दूं, तुमको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एक्सप्लेन कर दूं। कल पूना सिटी के अंदर पालखी घूमती है, विट्ठल माउली की पालखी घूमती है। तो ऐसे सिचुएशन में पूरा पूना ब्लॉक होता है, सारे बैरिगेट्स वगैरह लगे रहते हैं। ये आज दोपहर से ही शुरू हो जाएगा। मेरे को तो आज के ही लेक्चर का टेंशन था कि होता कि नहीं, बट ये कल आज से शुरू हो जाएगा और ये 2 दिन तक के पूरा का पूरा प्रोसेशन रहता है पूरे इंडिया मतलब पूरे पूना के अंदर। तो कल और परसों लेक्चर नहीं होगा आपका, मतलब लाइव स्ट्रीम में लेक्चर नहीं होगा। बट इफ़ यू आर रेडी और किसी को कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, तो फिर मैं जो 3 टॉपिक आपको देने वाला था, दैट इज डिपॉजिट, इंटरप्रिटेशन और जीसीए, वो अगर मैं चाहे तो आपके लिए पब्लिश कर दूंगा, सो दैट आप कल परसों में उसको देख के कंप्लीट कर पाओ। इज इट वेरी क्लियर? दिन का एक लेक्चर देखा तो भी आपका काम हो जाएगा। प्रोबेबली डिपॉजिट के 3-3.5 लेक्चर्स है, ठीक है। उसमें कुछ पोर्शन पहले एक चैप्टर का या दूसरे चैप्टर का हो सकता है जो एंड हो रहा है, रीजन बिंग वो रेगुलर बैच में शूट किया है। तो मैं टाइमिंग्स वगैरह वो नीचे लिख के रख दूंगा। और ये जो प्लेलिस्ट है नीचे, खास करके इस लेक्चर के नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक आता है, वो प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर जाना है, या प्लेलिस्ट आप वीडियो के अंदर देख सकते हो यूट्यूब में, जिसमें फास्ट ट्रैक के प्लेलिस्ट के अंदर ये 3 लेक्चर्स एडअप हो जाएंगे। सो ये आज रात या कल सवेरे तक एडअप हो जाएंगे। तो सैटरडे संडे कल और परसों आप इसको देखना। एक और चीज, छुट्टी की बात चली रही है तो एक और बोल दूं, लगभग 5 जुलाई से लेके 5 या 7 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक के एक छुट्टी रहेगा, ठीक है। रीजन बिंग, मैं जा रहा हूँ घूमने, मेरे क्लासेस खत्म हो रहे हैं, तो पर आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए जीसी और इंटरप्रिटेशन उस समय के लिए आप टैग करना। इज इट वेरी क्लियर? जीसी इंटरप्रिटेशन जो ओरिजिनल टॉपिक है उसके अंदर लगभग 6 लेक्चर्स आएंगे, 6 या 7। वो लेक्चर्स आप उस समय पे देख सकते हो, सो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। 29 तारीख को बर्थडे है मेरा, तो वो तो संडे ही है, तो उस वजह से संडे को उस दिन लेक्चर नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा रेगुलर लेक्चर्स के साथ में उस केस में एडजस्ट करना। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो आपको ऑलरेडी छुट्टियां पहले से पता रहे तो आप उस हिसाब से प्लान करो, इसलिए मैंने एडवांस में बोल दिया। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? क्योंकि एग्जाम का समय है, 2.5 महीना बाकी है, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी दिन वेस्ट हो। दैट्स वाई मैं प्लेलिस्ट के अंदर ये लेक्चर्स ऐड करके रखूंगा डिपॉजिट के, कृपया कंप्लीट करना। जैसे आप कल 2 लेक्चर्स कर सकते हो, फिर मंडे वी विल रिज्यूम, एंड अगेन आप 29 या 28 तारीख को एक और लेक्चर कर सकते हो डिपॉजिट का। टोटल 3 है, और जब मैं 4 दिन प्रेजेंट नहीं रहूंगा 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, तब आप इंटरप्रिटेशन और जीसीए फिनिश कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छा तरीके से, ध्यान देना। यस्टरडे हमने जो सारा का सारा ऑडियो लेक्चर नहीं मिल रहे हैं ड्राइव में। ऑडियो लेक्चर बेटा इसी ग्रुप के अंदर मैंने परसों ही पब्लिश कर दिया था, जैसे ही मैंने उसको ये किया था, मतलब रिकॉर्ड किया था, वैसे ही इस ग्रुप के अंदर मैंने ऑडियो लेक्चर पब्लिश कर दिया था। लेट मी जस्ट पिन इट इन दिस ग्रुप। एक बार मैं इसको पिन कर दूं तो फिर आप उसको ढूंढ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ऊपर पिन वाले मैसेज के अंदर आ जाएगा, सी दिस, आई एम पिनिंग दिस ऑडियो लेक्चर। होल्ड, ऐसे सिलेक्ट कैसे होता है? हाँ, ओके आपका जो ऑडियो लेक्चर है वो मैंने पिन कर दिया है, प्रिलिमिनरी का। आप ऊपर जो पिन वाला एरिया है उसके अंदर क्लिक करते जाओगे तो ऑडियो लेक्चर उसके अंदर आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है लाइव स्ट्रीम वालों, ये आपका जो ग्रुप है उसके अंदर पिन करते जाएंगे, कंसिस्टेंटली पिन होते रहेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एनीवेज मेरे को जैसे ही समय मिल जाएगा मैं सारे ऑडियो लेक्चर्स ये डाल दूंगा आपका गूगल ड्राइव का जो फाइल है उसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल समय नहीं बन रहा है क्योंकि मेरे 3-3 4-4 बैचेस चल रहे हैं, सो मैं उसके अंदर थोड़ा सा बिजी हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले कल जो चैप्टर्स यूज किए थे या याद किए थे उन सबको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा था? प्रिलिमिनरी। सेक्शन नंबर कौन सा? 1 और 2। दूसरा चैप्टर कौन सा था? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। कहां से कहां तक? 3 से लेके 22। तीसरा चैप्टर प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, 23 से लेके 42। चौथा चैप्टर
शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कहां से कहां तक? 43 से लेकर 72। नेक्स्ट वाला डिपॉजिट्स कहां से कहां तक? 73 से लेकर 76A। नेक्स्ट चैप्टर चार्जेस ऑन असेट्स 77 से लेकर 87। देन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेकर 122। फिर डिविडेंड 123 से लेके 127, अकाउंट्स 128 से लेके 138 और ऑडिट 139 से लेके 148 और फॉरेन कंपनी 379 से लेके 393। आई होप सो इन सबके इनिशियल्स भी आपको याद होंगे। जैसे इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के लिए क्या है? आईएनसी, प्रोस्पेक्टस चैप्टर के लिए पीएएस, शेयर कैपिटल चैप्टर के लिए एसएच, डिपॉजिट चैप्टर के लिए डीपीटी और चार्जेस चैप्टर के लिए सीएचजी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एमजीटी, डिविडेंड के लिए कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स चैप्टर के लिए एओसी, ऑडिट चैप्टर के लिए एडीटी, ठीक है, और फॉरेन कंपनी के लिए एफसी। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? ये सुनो, इसके साथ में एडिशनली फॉर्म्स भी कुछ है, बेन, एनसीएलटी, सीएसआर, ये एडिशनली फॉर्म उन चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर? आई होप सो सबको ये याद है। कल मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी मेंशन की थी, वो वापस से आज मैं एक बार आपको वापस से मेंशन कर दूं क्योंकि उसकी जरूरत है। मैंने आपको कल मेंशन किया था लास्ट लेक्चर में कि भाई साहब हम ये सारे चैप्टर लाइन से पढ़ सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले सारे चैप्टर्स में और बाद के सारे चैप्टर्स में 7th चैप्टर छोड़ के जनरल मीटिंग और रिजोल्यूशन का कंसेप्ट आते हैं। जैसे सेकंड चैप्टर के अंदर ही कंसेप्ट आता है कि भाई साहब मेमोरेंडम अल्टर करना है तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अब ना ही आपको जनरल मीटिंग पता है और ना ही आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पता है, और एक्चुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल रेजोल्यूशन ये दोनों का मीनिंग दिया है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर 7 के बेसिक्स के साथ। नाउ पहले आप चैप्टर 7 को थोड़ा सा मेरे साथ हवा में ड्रॉ कर लीजिए। चैप्टर 7, सब लोग चैप्टर लाइव स्ट्रीम में भी मेरे को सब लोग दिख रहे हैं, सबने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। चैप्टर 7 डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? 2। एक है मीटिंग के बेसिक्स, बोलो मीटिंग के बेसिक्स, और एक है एडवांस प्रोविजंस, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? मीटिंग के बेसिक, और मीटिंग के बेसिक लेके हम फिर लाइन से इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम जाएंगे एडवांस प्रोविजन के ऊपर, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर 7 पूरा पढ़ा रहा हूं, मैं सिलेक्टेड 3-4 सेक्शंस ले रहा हूं जो हमें बेसिक समझने के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? बाकी चैप्टर 7 अभी खत्म नहीं होने वाला है, नहीं तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा चैप्टर 7 खत्म कर दिया, नहीं, सिर्फ बेसिक प्रोविजन अभी होने वाले हैं। एडवांस प्रोविजन वापस से हम जब चैप्टर 7 का जरूरत पड़ेगा उस वक्त जब जाएंगे तब कंप्लीट करेंगे। इज इट वेरी क्लियर? चल अब आप आ जाइए चैप्टर 7 में। बेसिकली आपको कुछ लिखने की, मतलब लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, पर आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वॉट एवर वी आर लर्निंग राइट नाउ इज ऑल कंसेप्चुअल थिंग्स। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो बोर्ड के ऊपर कृपया फोकस कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी के पास अगर बुक है, चैप्टर 7 का फॉर्मूला बुक अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पेज नंबर, आई विल जस्ट टेल यू द पेज नंबर, जिसकी वजह से आप वहां पे पहुंच जाओ। पेज नंबर है 7.8 फॉर्मूला बुक का। यू कैन गो ऑन द सेक्शन नंबर 96 जो है एनुअल जनरल मीटिंग का। इज इट वेरी क्लियर? वहां पे आप पहुंच जाइए, इससे आपका काम हो जाएगा। वहां पे जाके बस रुक जाइए, बाद में मैं बोलता हूं कि कैसे होगा। सर अप्रोक्स कौन सी डेट तक के फास्ट ट्रैक बैच रहेगा? 15 से 20 जुलाई, ठीक है। 30 to 35 लेक्चर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो 15 से 20 जुलाई के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। ये कोई प्रॉमिस नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अगर आपको चैप्टर 7 अच्छे से समझना है तो आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। नॉर्मली मैं इसको कुछ इस हिसाब से स्टार्ट करता हूं कि कंपनी में फंड रेज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप इक्विटी शेयर्स इशू कर दो और पैसा रेज कर लो। दूसरा तरीका होता है आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो और पैसा रेज कर लो। और तीसरा तरीका होता है डिपॉजिट डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर लो। एक्चुअली इक्विटी, प्रेफरेंस और डिपॉजिट ये नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के नॉमेनक्लेचर्स है जो लगभग यू कैन से 200 सालों के आसपास से ब्रिटेन, यूएस और इंडिया जैसे कंट्रीज में चल रहे हैं। पर 150-200 साल पहले इन इक्विटी, प्रेफरेंस और कैपिटल का मेन नाम अलग हुआ करता था। इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था द रिस्क बेयरिंग फंड, प्रेफरेंशियल रिस्क फंड, और एक होता था रिस्क एवर्स फंड। एवर्स मतलब जो फंड बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। अब ये जो रिस्क बेयरिंग फंड, प्रेफरेंशियल रिस्की फंड और रिस्क एवर फंड है, ये इनके नाम ऐसे क्यों रखे? एक बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं आपको पूछूं कि कंपनी के बारे में इन तीनों में से किसके हाथ में डिसीजन मेकिंग रखना चाहिए? अब देखो, आप फास्ट ट्रैक में हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भैया इक्विटी शेयर्स के हाथ में डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, बट आप इसको वो सब चीजें भूल के लॉजिकल सेंस पे सोचने की कोशिश करो कि एज अ कंपनी, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता है
तो हम डिसीजन मेकिंग देते किसके हाथ में है? क्या हम रिस्क बियरिंग पर्सन के हाथ में डिसीजन मेकिंग देते हैं, या प्रेफरेंशियल रिस्क पर्सन के हाथ में, या रिस्क एवर्स पर्सन के हाथ में? इसके लिए थोड़ा सा अपन अपने जिंदगी में थोड़ा सा जाते हैं, पर्सनल लाइफ में। आपकी जिंदगी में ना 3 टाइप के लोग होंगे। पहला, जो एकदम सेफ लेवल पे आपके साथ रहता है कि हाय बाय एक्सेट्रा, कैसा है भाई तू, बाय एक्सेट्रा, जिसके साथ आप घुल मिल के नहीं रह सकते। क्लास का एक आधा फ्रेंड जिसको हाय बाय चलता है, एक आधी बार नोट्स वोट्स मांग लिया, दैट्स इट। दूसरा एक टाइप का फ्रेंड रहता है जो थोड़ा सा क्लोज होता है, पर जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर नहीं करते हो, ठीक है, मतलब अच्छा रहता है, रिलेशन अच्छा रहता है, पर एक हार्ड डिस्टेंस तक के। और तीसरा एक रहता है जो एकदम चड्डी बड़ी, मतलब जीवन में इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता, कि इधर बम फटा कि उधर तंबू फटा, जो भी हर एक चीज तुम उसको बोलोगे। अब इसमें से आप सोचिए कि आपके लिए रिस्क कौन लेता है। तो एकदम जो आपका चड्डी बड़ी होता है वो आपके लिए जिंदगी में पूरी रिस्क उठा सकता है। आप उसको रात को 12 बजे बुलाओ, दोपहर को 2 बजे बुलाओ, रात को 2 बजे, कभी भी बुलाओ, वो आने के लिए रेडी होगा। पर जो अच्छा दोस्त होता है जिससे आप सब कुछ शेयर नहीं करते, आप उसको कभी भी बुलाओ, कभी नहीं आएगा। हाँ, वो नॉर्मल बिजनेस डे वगैरह में, टाइम वगैरह में आएगा, पर उसको भी फोन करने में रात को आपको थोड़ा सा खलेगा। और जो हाई बाय वाला होता है उसका तो आपके पास फोन नंबर ही नहीं होता है। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लाइफ का अगर तुमको डिसीजन मेकिंग करना है कि भाई मैं सीए करने के बाद में एमबीए करूँ क्या, सीए करने के बाद यूपीएससी करूँ क्या, मैं अभी शादी करूँ क्या, ठीक है, कितनी शादियां करूँ वगैरह, ठीक है, अगर आपके लाइफ का आपको ऐसा डिसीजन मेकिंग करना है तो आप सबसे पहले किसको पूछोगे? जो चड्डी बड़ी है, जिसको रात को 2 बजे भी फोन कर सकते, उसको हम पूछेंगे। आप दूसरा जो पर्सन है ना, जिसको आप फोन कर सकते हो, पर जो डे टाइम में मिलता है, जैसे कलीग्स वगैरह लोग, जो प्रोफेशनल कलीग्स होते हैं, वो डे टाइम में, रात को 2 बजे आप कलीग को उठ के फोन नहीं कर सकते कि ये कैसा है, अनलेस एंड अनटिल ही इज बेस्ट फ्रेंड, बराबर है? सो कलीग को फोन नहीं कर सकते, आप उसको भी लाइफ का डिसीजन पूछ सकते हो, पर दिन में कभी तो भी। और जो हाई बाय वाला है उससे तो आप कुछ पूछोगे नहीं, बताओगे भी नहीं प्रोबेबली कि तुम्हारी शादी वगैरह होने के चांसेस है। तो आपने देखना, आप लाइफ के डिसीजन भी उसको पूछते हो जो आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है, ठीक है, क्योंकि आपके रिस्क के साथ में उस आपके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल उसके साथ जा रहा है। मतलब आपके साथ अगर कुछ हो गया तो जो खुद के जान के ऊपर खेल के आएगा, तो मुझसे पूछते हो क्या है। हालांकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो सबसे चड्डी बड़ी है और जो आपका हाई बाय फ्रेंड है, हाई बाय फ्रेंड भले ही हो सकता है वो एकदम सबसे स्मार्ट होगा, दुनिया का एलॉन मस्क होगा, पर तुम एलॉन मस्क को जाके नहीं पूछोगे, तुम किसको पूछोगे? चड्डी बड़ी। हो सकता है ये पूरा उल्लू है, गधे का बच्चा है, कुछ भी हो जीवन में, इसको कुछ ही नहीं आता, ये कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, बट फिर भी तुम इसको पूछोगे। क्योंकि तुम इसको क्यों पूछोगे? कि कोई भी डिसीजन फटे ये साथ में खड़ा रहेगा। इज इट वेरी क्लियर? ये सबसे उल्लू आदमी भी रहेगा, वैसे तो होता ही है, शक्ल से भी होता है, वैसे भी होता है, पर ये तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा, इसलिए तुम सवाल पूछोगे इससे कि भाई बता, क्योंकि तू मेरे, कुछ भी फटा तो तू मेरे साथ। तुम ये हाई बाय वाले दोस्त को, या जो दिन जिसमें कलीग वगैरह, उसको नहीं आप पूछ सकते कि मैं क्या करूं जीवन में। अच्छा, उन्होंने बोला तो उसके हिसाब से काम करना भी जरूरी नहीं है। अब सोचो, कंपनी के साथ कुछ फटा, कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ, तो इनमें से कौन कंपनी के साथ खड़ा रहने वाला है? जोर से बोलो, कौन खड़ा रहने वाला है? रिस्क बेयरिंग जो कौन है? इक्विटी शेयर्स। तो मुझे बताओ, कंपनी ने खुद के डिसीजन किसको पूछने चाहिए? इक्विटी शेयर्स। क्योंकि कुछ भी अगर डिसीजन गलत हुआ तो ये साथ में खड़े रहेंगे। ये कलीग है, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, दिन में सलाह देगा, पर ये आपके साथ खड़ा रहेगा इसकी गारंटी नहीं। इसको खुद का फिक्स इनकम चाहिए, ये बाहर है, और ये तो आपके साथ खड़ा भी नहीं है, ये आपको टॉर्चर करने के लिए बैठा है। तुम एक ईएमआई चुकता मत करो, दूसरे दिन लगे चार्जेस वार्जेस लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा, तुमको नोटिस भेज देगा, 3 महीने तक लोन ना पे करो तुमको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देगा। बोलो हाँ है ना? तो मुझे बताओ, डिसीजन मेकिंग किसको दिख के होना चाहिए? इक्विटी शेयर, इनके हाथ में सब होना चाहिए, बिकॉज कुछ भी फटा तो ये तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स की भी मीटिंग होती है, कंपनी में डेट इंस्ट्रूमेंट्स की भी मीटिंग होती है, दोनों की होती है। पर ये दोनों की मीटिंग हम कब पूछते हैं? इन दोनों को, कंपनी इन दोनों को कब पूछती है कि भैया कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है। अब समझो आदमी गुजर गया, कोई आदमी वाइंड अप हो गया, कोई आदमी क्या हो गया? वाइंड अप हो गया, तो बेस्ट फ्रेंड तो आके रोता ही है, कलीग भी आके रोता है, इवन हाई बाय वाले को भी पता चला तो भी आके रोता है। तो अगर वाइंड अप हो रहा है कंपनी का, तो हाई बाय वाला आएगा ना भाई, कलीग भी आएगा, और बेस्ट फ्रेंड तो है ही। इज इट वेरी क्लियर? सो अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो इनको पूछो, अमलगमेशन हो रहा है इनको पूछो। इज इट वेरी क्लियर? अब तुम्हारी शादी भी है और हाई बाय वाले को पता चला शादी है, वो आएगा। इज इट वेरी क्लियर? तुम उसको अगर सामने आ गए और तुम्हारी कल शादी है, तुम उसको बोलोगे आजा भाई कल शादी है मेरी, ये सुनो। सो दिस हैपेंस, नॉर्मल लाइफ का सिंपल सिचुएशन है। जो रिस्क लेगा वो डिसीजन मेकिंग करेगा। बाकी अगर कंपनी पे कोई कैलेमिटी आई, बहुत खास चीज हो रही है, तो हाई बाय वाले और प्रेफरेंशियल फंड्स दोनों को बुलाना है।
अब इसीलिए हम प्रेफरेंस शेयर्स की मीटिंग को बोलते हैं क्लास मीटिंग, और क्रेडिटर्स की मीटिंग को हम बोलते हैं, इनकी मीटिंग को हम बोलते हैं क्रेडिटर मीटिंग। अब हमारे सिलेबस में ना क्रेडिटर मीटिंग है, ठीक है, कोई क्रेडिटर मीटिंग से लेन देन नहीं है, तो वाइंडिंग अप अमलगमेशन से हमारा लेन देन नहीं है। हमारा लेना देना है क्लास मीटिंग और इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग से। अब उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्लास मीटिंग सिर्फ तब होती है जब इनके राइट्स को आप डैमेज करने की कोशिश करते हो, इनके राइट्स चेंज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल 12% प्रेफरेंस शेयर्स है कि 12% हम उनको रिटर्न देने वाले थे, वो रिड्यूस करके 10 करना है, तो इनकी मीटिंग लेना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अब बात करते हैं कंपनी में नॉर्मल डिसीजन मेकिंग की मीटिंग कौन सी होती है। तो कंपनी में नॉर्मल डिसीजन मेकिंग की मीटिंग या वोटिंग पावर को हम बोलते हैं कौन सी मीटिंग? जनरल मीटिंग। आर यू इन दिस कंसेप्ट राइट नाउ विथ मी? लॉजिक क्लियर है सबको कि क्यों इक्विटी शेयर होल्डर को ही पूछना है? ये क्लियर है क्यों प्रेफरेंस को नहीं पूछना है? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर वो बंदा है जो फटे स्टोर हमारे साथ में रहेगा, फटने के बाद भी साथ में रहेगा, मरने के बाद भी साथ में रहेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर को पैसा वाइंडिंग अप के टाइम पे मिलेगा भी क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुमने कभी बेस्ट फ्रेंड को पैसा वापस किया है क्या? या कभी बेस्ट फ्रेंड ने तुमको पैसा वापस किया? तुमने अगर बेस्ट फ्रेंड को पैसा दिया, वो मर जाएगा पर पैसा वापस नहीं करेगा, बराबर है? तो इक्विटी शेयर का भी वैसा ही है ना भाई। इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है? कंपनी वाइंड अप हो जाती है, इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं आता कितने बार। तो इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना। जनरल मीटिंग, कौन सा मीटिंग? जनरल। किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब जनरल मीटिंग बच्चों डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3। पहला मीटिंग होता है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, दूसरा मीटिंग होता है एनुअल जनरल मीटिंग, और तीसरा मीटिंग होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालांकि स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग के लिए कंपनीज एक्ट में कोई भी सेक्शन नहीं है। देयर इज नो सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट फॉर स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। हालांकि ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब रियलिटी है। रियलिटी कैसे? क्या कैसे तुम कंपनी चलाओगे बिना मीटिंग लिए? मतलब कंपनी शुरू कर दी और मीटिंग ही नहीं लिया 1-1.5 साल तक, कैसे चलेगी भाई कंपनी? मेंबर्स को आके मिलना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, आगे के प्रोडक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स, फैक्ट्री कहां सेट करनी है, लैंड कहां एक्वायर करना है, मार्केटिंग किधर करना है, किधर सेल करना है, इसके लिए पहला मीटिंग तो लगेगा ना। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शन क्या देना, इसके लिए तो मीटिंग लगेगा ना। यह है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट में किधर नहीं लिखा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, बट दिस इज द सब्सटेंस। ये मीटिंग कंपनी में लेना जरूरी है। नॉर्मली कब लेते हैं? ये मीटिंग लेते हैं 1 मंथ आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, बट 6 मंथ्स बिफोर द क्लोजर ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इज इट वेरी क्लियर? मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टाइमलाइन, ये टाइमलाइन है, दिख रही है सबको? ये है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने बाद और 6 महीने के पहले, वो 5 महीने के पीरियड में नॉर्मली स्टैट्यूटरी मीटिंग होनी चाहिए, पर ये रिकमेंडेड है, इसके लिए कोई भी सेक्शन नहीं है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले सुनो। पर ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, ये 1 मंथ आफ्टर 6 मंथ्स के बाद तो होती ही होती है, साथ में पहले फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली एनालाइज करना जरूरी है। अरे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब कंपनी का जाएगा तब पता चलेगा ना भाई जीवन में कि कंपनी चल कैसे रही है। अरे बोलो हाँ या ना? एक से फाइनेंशियल ईयर पूरा चला गया, देन ओनली यू कैन डिसाइड ना कि कितनी भारी कंपनी चल रही है। बोले सुनो। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्टैट्यूटरी मीटिंग तो पहले 1 महीने के बाद 6 महीने के अंदर तो होती ही है, पर स्टैट्यूटरी मीटिंग का एक और वर्जन होता है फर्स्ट एजीएम, जो एक्चुअली एजीएम का भी पार्ट है। इसलिए देखो स्टैट्यूटरी मीटिंग से भी आया है, एजीएम से भी आया है। समझ में आ रहा है? तो जो फर्स्ट एजीएम है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने ये मीटिंग लेनी ही चाहिए। कब लेनी चाहिए फर्स्ट एजीएम? पहली एजीएम लेनी चाहिए। बहुत गौर से सुनना, सेक्शन 96 का पोर्शन है ये, एक्ट में है, कई बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? फर्स्ट एजीएम लेनी चाहिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड से 9 मंथ्स के अंदर। पहला फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा वहां से 9 महीने के अंदर। लेट्स से तुम्हारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, 2025-2026। 31 मार्च 2026 को अगर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है फर्स्ट, तो तुम फर्स्ट एजीएम कब लोगे बताओ? 9 मंथ्स। तो 31 मार्च 2026 से 9 मंथ्स कितना हुआ? बोले एक बार 31 दिसंबर 2026 तक के तुम्हारा फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। पर पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? हमने कल ही फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ी, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। मुझे बताओ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना लंबा हो सकता है? 15 मंथ्स। बोलो हाँ है ना? क्योंकि अगर कैलेंडर ईयर में बना तो अगले कैलेंडर ईयर का 31 मार्च तक के एंडिंग रहेगा। अब आप ये दोनों कंसेप्ट, ये ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट जो कल पढ़ा डेफिनेशन में, 2 सबसेक्शन नंबर फाइनेंशियल ईयर का 40, 2 सबसेक्शन कौन सा? 41।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा है 40, सो 2 सबसेक्शन 41 पकड़ा सबने, पकड़ लिया। ये कैसा पकड़ रहे हो? अच्छा हाँ, दूसरा पकड़ो फर्स्ट एजीएम। अब सोचो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, और उसमें फर्स्ट एजीएम फ्रॉम 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दोनों को मिक्स करो और थोड़ा सोचने की कोशिश करो। इससे एक्चुअल प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये पता चलेगा, इसको और क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपका इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025, तो मुझे बताओ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका कब एंड होगा? अप्रैल में बना है, कैलेंडर ईयर 25 है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2026 में एंड होगा, तो फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स में होगा, मतलब 31 ऑफ दिसंबर 2026। दूसरा एग्जांपल, 1 जून 2025 को कंपनी स्टार्ट की, 1 जून 2025, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च, सो 31 मार्च 2026, तो वापस से एजीएम कब तक होगा? 31 दिसंबर 2026। इज इट वेरी क्लियर? अब यहां से खराब है, 5 जनवरी 2026 को कंपनी बना, 5 जैन को बना, जिस कैलेंडर ईयर में बना उसके नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च, मतलब 31 जनवरी 2027 को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो आपका फर्स्ट एजीएम होगा 31 दिसंबर 2027। हालांकि कंपनी बनी है 25-26 फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी बनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, पर कैलेंडर ईयर 26 है, इसलिए ईयर एंड 31 मार्च 2027 आया, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट एजीएम 31 दिसंबर 2027। नेक्स्ट वाला 1 मार्च 2026 को बना, तो 31 मार्च 2027, अगेन 31 दिसंबर 2027। ठीक है, आप इससे अर्लियर ले सकते हो, ये लास्ट डेट है, ये सारे डेट क्या है? लास्ट 9 मंथ्स में लेना चाहिए, तो अर्ली भी हो सकता है ना, 9 मंथ्स इज द आखिरी। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो जरा। सर व्हाट इफ 31 दिसंबर 2027 को कोविड लग गया और लोगों का मिलना पॉसिबल नहीं है, तो सर एक्सटेंशन कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आंसर है थ्योरेटिकली लॉजिकली तो लगता है, पर मिलेगा नहीं। ROC कैनॉट एक्सटेंड द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम, फुल स्टॉप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लो, जैसे लेना है लो, पर मीटिंग लो। अगर एग्जामिशन मिलेगा तो टाइम पे कोविड में जैसे सर्कुलर्स निकले थे वैसे निकलेंगे। कोविड में नहीं क्या इंटरेस्ट एग्जामिशन के सर्कुलर निकले थे, रेंट एग्जामिशन के सर्कुलर निकले थे, वैसे हो सकता है इसका भी निकले, पर अभी तो थ्योरेटिकली कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है। ठीक है, एक्सटेंशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और नहीं भी होना चाहिए, एक्सटेंशन अलाउड नहीं भी होना चाहिए। पूछो क्यों? आप कौन से टाइप की मीटिंग ले रहे हो भाई? टूट रही है। पहले साल की मीटिंग नहीं लोगे तो आगे क्या बढ़ोगे, और इसको भी एक्सटेंड करोगे तो आगे क्या ही करोगे? इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। आर यू कंसेप्चुअली क्लियर? जोर से बोलो हाँ है ना। तो ये चीज को आपने याद रखना है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट एजीएम पॉसिबल नहीं है। यहां तक आइडिया क्लियर है? अब मैं जा रहा हूं दूसरे एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर। एनुअल जनरल मीटिंग का पहला पार्ट फर्स्ट एजीएम कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट के ऊपर जा रहा हूं सब्सिक्वेंट एजीएम, मतलब पहली एजीएम छोड़ के जिंदगी की सारी एजीएम्स, सारी की सारी एजीएम जिंदगी की। तो सेक्शन नंबर 96 बोलता है बहुत सिंपल चीज, पूछो क्या? सारे सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 3 रूल है। बोलो एक बार सब जन, क्या बोलना है? सारे सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 3 रूल्स है। पहला, एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। बोलो सब लोग, रिदम 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 में ऐसा मस्त ऐसा गाना गाने टाइप्स लगना चाहिए। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। बोलो। लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग कमेंट करेंगे, नहीं तो घर पे अकेले बैठे हो तो वहां पे घर पे चिल्लाना शुरू कर दो, घर वाले पागल समझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आधा बना दूंगा मैं, टेंशन मत लो। सो लेट्स गो। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। बोलो। 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है। अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। एक बार शुरू हो जाओ वापस से, रेडी 1 2 3 गो। हाँ, एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। अरे 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है। अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। चलो रखो, एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। अरे 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है। अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। अभी क्लास खत्म होते से ही घर पे जाओगे, मम्मी बोलेगी बेटा खाना खाएगा, मम्मी के सामने डाल दो एक कैलेंडर ईयर में, शुरू हो जाने का, एक ऐसे गोल गोल घूमने का मम्मी के आजू बाजू में, एक एजीएम होना। अरे 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स हो। अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। पप्पा पेपर लेके सामने बैठेंगे, रात को बोलेंगे कैसा चल रहा है पढ़ाई, पप्पा का पेपर किसी का बोल रहे पप्पा
एक कैलेंडर ईयर में डांस करना शुरू कर देने का। पप्पा सोचे किधर जा रहा है आजकल ये। इज इट वेरी क्लियर? रात को बाबू सोना, पिकाचू का कॉल आएगा, पिकाचू बोलेगा खाना खाया, आप पिकाचू को ऐसे रखने का। एक कैलेंडर ईयर में, समझ में आया सबको? हाँ ना, सबने ये चीज करनी है। ये जो रूल है तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। सिर्फ सीए के कोर्स में नहीं, सीए बनने के बाद भी, बिकॉज ये एजीएम के पीरियड के ऊपर तुम्हारा एक्चुअल नोटिस का पीरियड, तुम्हारे स्पेशल नोटिस का पीरियड, तुम्हारे कोरम का काउंटिंग, तुम्हारे ईजीएम का टाइम, तुम्हारा एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग, एनुअल रिटर्न फाइलिंग, फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशन, फाइलिंग ऑफ मीटिंग, कम से कम 10 से 12 सेक्शन सिर्फ ये एक डेट के ऊपर डिपेंड है मिनिमम। और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये 3 रूल के ऊपर डिपेंड है। तो पहले इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है? एक बार वापस से डांस करते हुए बोलो सब लोग। जो डांस नहीं करेगा वो खुद के शादी में भी नाच नहीं पाएगा। लेट्स गो। हाँ, 1 2 3 बोलो। क्या है डांस? किधर है? ये कैसा डांस है तेरा जीवन में? डांस रेडी बोलो। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना, अरे 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब एक को आराम से देखते हैं। पहला, फर्स्ट कैलेंडर ईयर में फर्स्ट एजीएम होना चाहिए, मतलब एक कैलेंडर ईयर में एक, क्योंकि हम सब्सिक्वेंट एजीएम देख रहे हैं तो फर्स्ट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? तो हर कैलेंडर ईयर में एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, इसको समझो। का मतलब है हर कैलेंडर ईयर में कंपनी को एक जनरल मीटिंग लेना ही पड़ेगा, हर कैलेंडर ईयर में। ऐसा नहीं कि 2025 में लिया तो 26 में छोड़ दो, 26 में लिया तो 27 में छोड़ दो, नहीं, 25 में भी लो, 26 में भी लो, 27, 28, 29, 30, 31, 32, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। जब तक कंपनी जिंदा है हर कैलेंडर ईयर एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? तो ऑटोमेटिकली ड्यू डेट आ जाएगा 31 दिसंबर ना, क्योंकि कैलेंडर ईयर में लेना है तो लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। समझ में आया? दूसरा, 2 एजीएम के बीच का गैप 15 मंथ्स हो सकता है, मैक्स है। हाँ, अब मैंने बोलते हो होना है तो बच्चे ले लेते, मिनिमम है, नहीं मैक्सिमम है। मतलब लास्ट एजीएम जो पिछले कैलेंडर ईयर में एजीएम ली और जो इस कैलेंडर ईयर में एजीएम ले रहे हो, पिछले कैलेंडर ईयर 2024 में जो एजीएम ली और अभी जो 2025 में जो एजीएम ले रहा हूं, इसके बीच का गैप कितना हो सकता है? मैक्स 15 मंथ्स। इज इट वेरी क्लियर? और फाइनेंशियल ईयर एंड से, जहां फाइनेंशियल ईयर एंड है वहां से 6 मंथ्स में एजीएम होना चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर की एजीएम, उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम, मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर की एजीएम 26 में होगी। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है 25-26 फाइनेंशियल ईयर की एजीएम 25 में ही होती है, नहीं, 25-26 फाइनेंशियल ईयर की एजीएम 26 में ली जाती है। जो 25 में होगी वो 24-25 की होगी, जो 24 में होगी वो 23-24 की होगी, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एजीएम होती है, नहीं तो मेंबर मिलकर करेंगे क्या? उनको फाइनेंशियल डाटा लगेगा ना भाई कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, वो आएगा कहां से? फाइनेंशियल क्लोजर के पहले थोड़ी आएगा। सो आपके फाइनेंशियल ईयर एंड से जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसकी एजीएम 6 महीने में होनी चाहिए। सो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू XY को खत्म होता है तो आपको एजीएम लेनी पड़ेगी 30 सितंबर XY को। XY इज अ फाइनेंशियल ईयर। इज इट वेरी क्लियर? उसी जिस साल में आपका 31 मार्च आ रहा है उसी साल के 30 सितंबर के 6 मंथ्स वहीं आता है। अब मुझे बताओ कितने रूल्स हो गए? ये 3। जोर से बोलो कितने हो गए? 3। तीनों कंप्लाई करना है तो विचएवर इज अर्लियर यू लू या लेटर लू, तीनों कंप्लाई करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं एक ही कंप्लाई करना है, तीनों कंप्लाई करना है भाई। तो विचएवर इज अर्लियर या लेटर, तो लेना पड़ेगा विचएवर इज अर्लियर। जिस वजह से 31 दिसंबर देखिएगा, 31 दिसंबर ये तो वेरिएबल है ना, ये तो वेरिएबल है, और 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 30 सितंबर 2 ही डेट्स आए। विचएवर इज क्या लेना है? अर्लियर, तो आपकी डेट क्या आई? 30 सितंबर। इसलिए आपने देखना मैक्सिमम कंपनी जुलाई अगस्त सितंबर में सारे जनरल मीटिंग खत्म हो जाते हैं। रेयरली कोई कंपनी बचता है जो सितंबर के बाद एजीएम। सारे कंपनी के फाइनेंशियल्स जून क्वार्टर के, जुलाई अगस्त सितंबर में सब कंपनीज खुद के एनुअल अकाउंट्स, प्रॉफिट ऑन ईयर, स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी आपने देखना, यही पीरियड है वो जो शुरू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर आ ही गया। बस ये पीरियड में आपने देखा सबके फाइनेंशियल रिजल्ट ईयर ऑन ईयर के डिक्लेयर होना शुरू हो जाते हैं। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? Is it very clear? 30th of December, 30th of September is a last date, due date to call a AGM. सब लोग बोलो, it is a due date, last date. इसके पहले ले सकते हैं क्या? जरूर, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात। कितना पहले ले सकते हैं? एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने का तो रहा। देखो 31 मार्च के पहले तो नहीं ले लोगे ना तुम, नहीं तो इधर फाइनेंशियल अकाउंट रेडी नहीं है और मुंबर आओ आओ बैठो, क्या देखेंगे वो, ठीक है? और सी टीचर कैसा है, इफ इट इज अ टाइमलाइन, अगर ये टाइमलाइन है
31 मार्च को जहां फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ ना, उसके बाद अकाउंट्स फाइनलाइज करते, फाइनल करते मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करते कि हमारी तरफ से हो गया। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 128 129, ये साइन करने के बाद ये देते हैं ऑडिटर को कि लो भाई ऑडिट करो, और ऑडिटर उसको फिर ऑडिट रिपोर्ट के तौर पे साइन करता है। चैप्टर नंबर 10 ऑडिट के अंदर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ऑडिटर सेक्शन 145, और फिर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल मीटिंग में आते हैं। और इसीलिए तो जनरल मीटिंग में फिर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, अकाउंट एक्सेप्ट कर सकते हो, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही तो आपको डायरेक्टर और ऑडिटर का परफॉर्मेंस समझ में आएगा ना। इज इट वेरी क्लियर? क्लियर है? तो ये चीज को आपने याद रखना है। तो एक बार मुझे वापस से तीनों कंडीशन बोलो फटाफट, रेडी 1 2 3 बोलो। क्या है? एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना, अरे 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है, अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। इज इट वेरी क्लियर? 30 सितंबर फिट है सबके दिमाग में? जोर से बोलो सुनो। इसके बाद जब कभी भी मैं 30 सितंबर का जिक्र करूं पूरे कंपनी लॉ एलएलपी के अंदर, हालांकि एलएलपी में कोई काम का नहीं है, कंपनी लॉ के अंदर जिधर भी मैं 30 सितंबर का डिक्लेरेशन दूं, मान लेना कि दर्शन सर जनरल मीटिंग की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैंने बोला 30 सितंबर मतलब जनरल मीटिंग। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, अदर लॉ में जाएंगे तब नहीं मानना है। इज इट वेरी क्लियर? सार 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 बोलो, सार 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 बोलो। सर पर ये एजीएम होती किधर है सर? उठे होते डे टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम। बहुत अच्छे से सुनना, सेक्शन 96 का ही पार्ट है। एजीएम अदर देन नेशनल हॉलिडे पे होगी। जनरल मीटिंग जो है वो नेशनल हॉलिडे पे नहीं हो सकती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक हॉलिडे एंड अ नेशनल हॉलिडे। संडे इज अ पब्लिक हॉलिडे बट नॉट अ नेशनल हॉलिडे। तो आपकी एजीएम संडे को हो सकती है क्या? हाँ, क्योंकि ये पब्लिक हॉलिडे है, नेशनल नहीं। ठीक है, नेशनल हॉलिडे क्या होता है सर फिर? 15 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ड्राई डे, मतलब गांधी जयंती भी है उस दिन। बोलो हाँ है ना? सो इन दिन नेशनल हॉलिडे होता है, इस दिन आप एजीएम नहीं ले सकते। सो नेशनल हॉलिडे के दिन जनरल एजीएम क्या ईजीएम भी नहीं हो सकती। नेशनल हॉलिडे पे जनरल मीटिंग लेना ही बैन है। संडेज को हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बिजनेस आवर्स में ही मीटिंग होगी, आप रात को मेंबर्स को नहीं बुला सकते, सवेरे। अब आपको बताओ, इस वजह से आप सेक्शन भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो बिजनेस आवर्स की वजह से। मुझे एक बात बताओ, सेक्शन का नंबर क्या है? 96। जोर से बोलो, सेक्शन का नंबर क्या है? 96। तो याद हो गया ना, 9 AM टू 6 PM। 9 AM टू क्या बोले एक बार? 6 PM। सेक्शन याद हो गया 96। बोलो हाँ है ना? सो बिजनेस आवर्स में ही जनरल मीटिंग होनी चाहिए। टाइम ऑफ मीटिंग एंड देन प्लेस ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी, पर बहुत सारे मेंबर्स है तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो नहीं आएंगे, गच्ची पे तो बैठेंगे नहीं ना, छत पे। सो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी। नहीं अगर जगह है तो सिटी जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है वहां ये मीटिंग होनी चाहिए, उस सिटी में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस सिटी को छोड़ के भी किधर मीटिंग लेना चाहते हो, सिटी को छोड़ के किधर लेना चाहते हो दूसरी सिटी में, तो आपको सारे मेंबर्स का यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है, सारे मेंबर्स का। अगर आप सिटी छोड़ के कहीं, अब यूनानिमस तुम्हें पता नहीं है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सारे मेंबर्स का अप्रूवल यूनानिमस, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन का भी बाप है ये, एक्चुअली यूनानिमस भी नहीं है ये, उससे भी भयंकर वाला है। सारे मेंबर्स का घर पे बैठे बैठे हम अप्रूवल मंगवाते हैं पोस्टल बैलॉट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, कि तुम पहले बताओ किसी और सिटी में लेना है क्या, और तब जाके एक भी वोट अगर इसके अगेंस्ट आया ना, एक भी मेंबर का जिसने एक ही शेयर होल्ड किया है, तो भी ये मीटिंग किसी दूसरे सिटी में नहीं होगी। इतना भयंकर रेजोल्यूशन है। इज इट वेरी क्लियर? ये 96 में बोला गया रेजोल्यूशन है। इज इट वेरी क्लियर? नीचे बोर्ड मीटिंग की अगर बात करें, ये तो जनरल मीटिंग का देखा। बोर्ड मीटिंग की अगर बात करें तो बहुत इजी, एनी टाइम एनी प्लेस एनी डे, किधर भी ले लो सर, दुनिया में किधर भी। हाँ बेटा सर, गीजा पिरामिड, यस बेटा, आईफिल टावर, यस बेटा, बर्मुडा ट्रायंगल, बचे तो ले लेना। इज इट वेरी क्लियर बच्चों? बोलो हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी अगर कोई बता रहा है प्रोविजन, तो एज पर आर्टिकल फॉलो करना चाहिए, पर वो आर्टिकल की प्रोविजन इनके खिलाफ नहीं जानी चाहिए, ऊपर के प्रोविजन के। हाँ, बोर्ड मीटिंग के केस में जा सकती है बिकॉज उसमें नहीं लिखा है, पर जनरल मीटिंग के खिलाफ, मतलब आर्टिकल ये नहीं बोल सकता कि कंपनी की जनरल मीटिंग, भैया कंपनी दिल्ली की है तुम जनरल मीटिंग गोवा में ले लो, आर्टिकल ये नहीं बोल सकता। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले सुनो। पर हाँ, आर्टिकल ये बोल सकता है कि बोर्ड मीटिंग गोवा में ले लो, डायरेक्टर खुश हो जाएंगे। अरे बोलो ना हाँ है ना, गोवा तीर्थ क्षेत्र है, ये सुनो। तो ये चीज को आपने याद रखना। नीचे, क्या एजीएम एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है एजीएम का? यस, आरओसी
फर्स्ट एजीएम छोड़ के बाकी सारे एजीएम 3 मंथ से एक्सटेंड कर सकता है। मतलब आपका 30 सितंबर का जो डेट है वो 31 दिसंबर होगा। सर अगर 30 सितंबर का ड्यू डेट 31 दिसंबर हो गया तो जो आपने वो 10-12 सेक्शन डिपेंडिंग वाले बोले, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइलिंग के, उनकी भी ड्यू डेट चेंज हो जाएगी क्या? यस। अगर आरओसी 3 महीने से एक्सटेंशन करता है तो आपका एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न का भी डेट 3 महीने से एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि आरओसी वो सोच के ही एक्सटेंड कर रहा होगा ना। इज इट वेरी क्लियर? ये खास बात है, नॉर्मली बच्चों को ये पता नहीं रहता कि एक्सटेंशन ड्यू डेट्स का, ड्यू चीजों का भी एक्सटेंशन हो जाएगा 3 महीने के एक्सटेंशन के साथ। इज इट वेरी क्लियर? नीचे ये हो गया एजीएम का डिस्कशन। काय का डिस्कशन बोले एक बार? एजीएम। यहां तक आइडिया क्लियर है? जोर से बोले एक बार, ये सुनो। लास्ट वाला आता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग नॉर्मल एजीएम छोड़ के जब भी आप मीटिंग लोगे, नॉर्मल एजीएम छोड़ के कभी भी, अब हर साल में तो एक एजीएम हो रही है, पर समझो कंपनी के पास ना एकदम अमलगमेशन का ऑफर आया, जैसे ट्विटर को ऑफर दिया था एलॉन मस्क ने $44 बिलियन का कि मैं ट्विटर एक्वायर करना चाहता हूं। ऐसा तुम्हारी कंपनी को ऑफर आया, अब वो एजीएम देख के थोड़ी आएगा भाई, वो तो कभी भी आ सकता है। या कंपनी में कोई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, संकट, धर्म संकट, वाइंडिंग अप करने की जरूरत है, या फिर कंपनी को डिबेंचर इशू करने की जरूरत है फंड रेजिंग के लिए, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च है, मतलब नॉर्मल एजीएम छोड़ के पूरे साल भर में कोई भी इमरजेंसी आई तो आप क्या कॉल कर सकते हो? ईजीएम। और उसके लिए सेक्शन नंबर कौन सा है? 100। ईजी टू रिमेंबर। सेंचुरी मारना, 100 मारना ऑर्डिनरी थिंग है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग। इज इट वेरी क्लियर? तो मुझे बताओ एजीएम का सेक्शन कौन सा है? 96। ईजीएम का सेक्शन कौन सा है? 100। समझ में आया सबको? जोर से बोलो सुनो। सबसे आखिरी बात पूछो क्या? ईजीएम ईजीएम समझ में आ गया, तो अब जाते हैं दूसरी बात के ऊपर जो है बिजनेस। ठीक है, अब मुझे पहले पूरा ईजीएम ईजीएम करके दिखाई फटाफट फटाफट, उसके बाद में लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा, मुझे जरूर बोलिएगा। ठीक है एवरीवन? सो मुझे बताओ कितने टाइप से फंड रेज कर सकते हैं? 3। रिस्क बियरिंग, प्रेफरेंशियल रिस्क, रिस्क एवर्स। ये रिस्क बियरिंग, प्रेफरेंशियल रिस्क और रिस्क एवर्स हमारे काम क्या है? क्या भगाओ रिस्क बियरिंग वाले। उनकी कौन सी मीटिंग, वो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इनकी कौन सी मीटिंग होती है? जनरल मीटिंग। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग कौन सी होती है? क्लास मीटिंग। क्लास मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो क्लास मीटिंग भी हमारे सिलेबस में है। ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आप सब लोगों ने 10 रुपी फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर होल्ड किया है, 10 रुपीज, और इन लोगों ने 20 रुपीज, और लाइव स्ट्रीम वालों ने 30 रुपीज। तो अगर मैंने सिर्फ 10 रुपीज वालों की मीटिंग ली तो क्लास मीटिंग है, मैंने सिर्फ 30 रुपीज वालों की मीटिंग ली तो क्लास मीटिंग है, और ऐसी भी मीटिंग आगे आएगी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ राइट्स वगैरह के केस में। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ये चीज को याद रखना। चलो, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कौन सी मीटिंग है? जनरल। डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? 3। पहली स्टैट्यूटरी, दूसरा एजीएम, तीसरा ईजीएम। स्टैट्यूटरी में सब्सटेंस में कौन सी है? 1 महीने बाद, 6 महीने पहले प्लानिंग वाली मीटिंग। फिर है फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब लेते हैं बच्चों? लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग आंसर देंगे। फर्स्ट एजीएम कब लेते हैं? पहले फाइनेंशियल ईयर के एंड से 9 मंथ्स के अंदर। क्या आरओसी इसको एक्सटेंड कर सकता है? नहीं। फिर उसके बाद में एजीएम। एजीएम के लिए 3 कंडीशन, बोलो कौन कौन से? एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। इज इट वेरी क्लियर? इससे डेट क्या निकाला था हमने? कौन सा डेट आया था? 30 सितंबर। क्लियर है? एजीएम कौन से दिन पे होनी चाहिए? अदर देन नेशनल हॉलीडे। कौन से टाइम पे होनी चाहिए? बिजनेस आवर्स। और कौन से प्लेस पे होनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस या सिटी। अगर सिटी चेंज करनी है तो जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? यूनानिमस। बोर्ड मीटिंग के लिए कुछ लिखा है क्या? नहीं। एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी डे। आर्टिकल चाहे तो चेंज कर सकता है, बोलो हाँ या ना। सबसे आखिरी मीटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन से सेक्शन में है? 100। कब ली जाती है? इमरजेंसी आए। ठीक है, अदर देन एजीएम जब भी लेनी है, इमरजेंसी आए तब आप ले सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? यहां तक समझ में आया? पक्का जोर से बोलो यस और नो। चलो मैं चाहूंगा अब ये अगर आपको समझ में आया तो सेक्शन 96 रीड करे, फॉर्मूला बुक से सेक्शन 96 रीड करे। एब्सोलूट कंटेंट है 96 के अंदर, जो भी चाहिए सब मैंने समझा दिया है। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको रिवाइज समझ में आया जरूर बोलिएगा प्लीज।
बहुत बढ़िया, शानदार। स्क्रीनशॉट एंड में मैं पूरा बोर्ड दिखाऊंगा। अखिलेंद्र बेटा जस्ट होल्ड करे, पहले मेरे को समझाने दे। हारमोनियस वारमोनियस कंस्ट्रक्शन कुछ भी न लाओ शिवम बेटा, जो पढ़ा रहा हूं उसके अंदर स्टिक रहो। बाकी दूसरा कोई कंसेप्ट पूछोगे आंसर नहीं मिलेगा, ऊपर से हो जाओगे ब्लॉक। जब हारमोनियस पढ़ूंगा वहां जो जो एग्जांपल देना है आई विल गिव इट टू यू। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, डोंट गो इनटू इट। हाँ, अगर आपने मीटिंग डिक्लेयर की है और वो गलती से नेशनल हॉलिडे पे डिक्लेयर हुई है, गलती से, तो आपने वो मीटिंग अगर ऑलरेडी डिक्लेयर नेशनल हॉलिडे तो पहले दिन लेनी चाहिए, उसके अर्लियर डे। लेकिन अगर आपने मीटिंग डिक्लेयर की और सीजे ने बाद में उस दिन पे नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया तो मीटिंग नेक्स्ट डे होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते जाइए। अब उसमें से कुछ पॉइंट अभी समझ में आएंगे, कुछ अभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम सीधा चैप्टर 7 में है। तो जो समझ रहे वो ले लो, जो नहीं समझ रहे आगे आएगा तब आपको और क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। रीड करिए कंसिस्टेंटली बेटा, एनालिसिस भी रीड करना है। सर फास्ट ट्रैक में पूरा लॉ पढ़ाया जाता है क्या? नहीं बेटा, मैं तो मतलब सोच रहा था 11वीं 12वीं का SPOM पढ़ा दूं इसके। नालायक, क्यों ले रहा हूँ फास्ट ट्रैक बैच, भिखारी मानुस। फालतू सवाल ना पूछे मेरे से, पहले तो समय बहुत कम है मेरे पास। ठीक है, इतने समय के अंदर ऐसी हरकतें अगर मैं तुम्हारी सॉल्व करूँ तो पढ़ाऊँ कब जीवन के अंदर? ठीक है, फोकस ऑन रीडिंग। ऑब्वियसली पूरा क्लास लेना है इसीलिए दे रहा हूँ। लेट्स गो। ऐसे भी सवाल पूछते। चलो पढ़ लिया सबने? एवरीबडी अंडरस्टूड एवरी सिंगल पॉइंट? हाँ, कुछ आपको नहीं समझ में आए होंगे, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, फाइलिंग वगैरह के रिगार्डिंग होंगे, इट्स ओके। जब हम चैप्टर 7 में वापस एंटर करेंगे ये सब कुछ आपके दिमाग में छपा हुआ होगा। इतना एनालिसिस समझ में आया पक्का? जोर से बोले सुनो। ओके, क्वेरीज के बारे में एक वार्निंग मैं सबको दे दूं, ठीक है? ऐसा हो सकता है आपने इसके पहले लॉ पढ़ा है तो आपको बहुत सारी चीजें याद आएगी। डोंट गो इनटू इट। राइट नाउ मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर फोकस करें, ये आपके लिए बहुत सही होगा। क्योंकि मैं जिस लेवल पे आपको जो जो चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको आगे जाके समझ में आएगा कि कितना डेप्थ में हम इसको देखने वाले हैं। तुम अपनी ऊपरा ऊपरी मेरे को पूछोगे, जैसे अभी शिवम ने पूछा कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, मत जा भाई उस रास्ते, वो रास्ता बहुत बेकार है। मतलब मैं जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का रेगुलर लेक्चर दिखाऊंगा तुम सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि क्या है उसमें भी। वो इतना भयंकर जंगल है कि उसमें से भी बहुत अच्छे रास्ते बना के दिए हैं मैंने। बट तुम अभी मेरे को पूछोगे और उसको दिमाग में रखोगे ना, तुम कंफर्म डूबने वाले हो। सो डोंट गो इनटू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट व्हाट आई एम टीचिंग। आप बस इतना करो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना अच्छे से सुनो, कंसेप्चुअली क्लियर हो, और ये जो फॉर्मूला बुक है इसको रट लो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, आप पार हो। आप बाकी 1000 चीजें देखने में जाओगे, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बिकॉज एज वी हैव टाइम से
कम टाइम। सी सिंपल सी बात है बेटा, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। इज इट? तुमको थोड़ा लिख के ही डेमो देना पड़ता है, उसके साथ तुमको समझ नहीं आता। अरे मैंने यहां पे उठाई बैलगाड़ी, हार्डली 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाऊंगा। बोलो ये सुनो, जब मैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाऊंगा यहां तक तो मैं कंफर्म पहुंचूंगा, पर मुझे इसके लिए लग जाएंगे 10 घंटे। बोलो ये सुनो, एक्चुअली मुझे ये बैलगाड़ी से जाने के लिए लगे हैं 10 घंटे। ये बैलगाड़ी है रेगुलर बैच, बैलगाड़ी नाम पे मत जाना, क्योंकि बैलगाड़ी का एडवांटेज होता है सफर सुहाना होता है, आजू बाजू में सब ध्यान रहता है, तुम नजरिए देख सकते हो, चीजें देख सकते हो, तुम खुद को बहुत बिल्ड कर सकते हो, तुम एटमॉस्फियर वगैरह से तुम एक्लेमेटाइज हो सकते हो, तुम चीजों को समझ सकते हो, तुमको खुद को समझने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, समय मिलता है सब्जेक्ट के बनने के लिए। बराबर है? हम यहां पे लेके बैठे हैं रॉकेट। ये है 85 लेक्चर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आवर। टोटल कितना कंटेंट हो गया? वो लगभग 210 घंटे के आसपास। वो चीज हम यहां करने की कोशिश कर रहे हैं 70 आवर्स में। ये 70 घंटे का रॉकेट है। 70 घंटे का क्या है? रॉकेट। चलो बुलेट ट्रेन, चलो फेरारी समझ लो, फेरारी या कार समझ लो, रॉकेट कार एकदम जबरदस्त भागने वाली। और ये 70 आवर्स के अंदर यहां पे पहुंचना है। मुझे एक बात बताओ, जब बैलगाड़ी में बैठे हो 10-20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही, तो आजू बाजू में देखा जा सकता है, अरे वो पहाड़ कितना भारी दिख रहा है, ये झरना कितना मस्त है, सब चलेगा। इस रॉकेट में बैठ के करके दिखाओ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, जिधर तुम्हारी नजर हटी, ये पहाड़ कितना अच्छा है, ये झरना कितना अच्छा है, ये झाड़ कितना, उसी में कन्वर्ट हो जाओगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो तुम बैठे हो भाई साहब रॉकेट पे, आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज रॉकेट। अब इसमें अगर तुम कंटेंट छोड़ के पहाड़, झरने और नदी बोलोगे कि मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें भाई साहब कि एजीएम का पहला प्राइमरी कंसेप्ट, और तुम घुस रहे हो अदर लॉ के इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। हाई स्पीड के ऊपर अटेंशन डाइवर्जन नहीं हो सकता। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। पर बैलगाड़ी में बैठे हो, बैल खुद का काम कर रहा है, तुम चलते रहो, तुम एंजॉय करो, नज़ारे एंजॉय करो, डिस्कशन करो, बिल्टअप करो, सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑब्वियसली आप रॉकेट वाले इस स्पीड के अंदर या रॉकेट वाले इस क्लास के अंदर सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सकती है, ताकत आ सकता है, पर जब तुम रास्ते के ऊपर एंजॉय करते जाते हो ना, तो रास्ता भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है। बस ये डिफरेंस है। कंटेंट लगभग दोनों में 19-20, चलो नॉलेज भी थोड़ा कम करना पड़ता है, पर अब जब बैठे ही है रॉकेट में तो बाकी डाइवर्जेंस ना लाइए। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए नॉर्मली मैं ये बोलता हूं, इसको प्रमोशन ना समझे, समझ भी लो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, जो जेन्युइन है उसको मैं सजेस्ट करूंगा। अगर तुम्हारे पास समय है और तुम सिर्फ एक ग्रुप अपीयर कर रहे हो, ओनली वन ग्रुप, तो तुमने रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट गो विद द फास्ट ट्रैक, यू शुड गो विद द रेगुलर बैच। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट बना के देने की जिम्मेदारी मेरी है। फास्ट ट्रैक में मेरी जिम्मेदारी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और जितना तुम पढ़ सको वो फॉर्मूला तुमको बना के देना। मैंने डे 1 पे क्लियर किया था, आई विल गिव यू फॉर्मूला, उसके बाद में तुम्हें करना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? तो अगर तुम अब रॉकेट पे हो, डाइवर्जेंस छोड़ो, जितना मैं बोल रहा हूं उस रोड के ऊपर फोकस करो, वहां तक पहुंचने का काम मेरा। ठीक है? अब तुम खुद अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो, फास्ट ट्रैक विल वर्क फॉर यू फॉर श्योर। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लेट्स गो। अब मैं जा रहा हूं एक बार वापस से, एजीएम के लिए कंडीशन क्या थी? सेक्शन नंबर कौन सा था बच्चों? बोलो एक बार। 96। एक कैलेंडर ईयर में दो एजीएम के बीच का डिफरेंस 15, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ। ये इस प्रकार से तुम्हारे रगों में दौड़ना चाहिए खून के साथ, कि कभी मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी मैं तुम्हारे कब्र के ऊपर गुजरूं और मैं तुम्हें बोलूं ए उठे, ए उठ, तो कमर से बाहर लेके तुमने बोलना है सर एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, दो एजीएम का डिफरेंस 15 मंथ, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ। कि कभी इस कंसेप्ट में अमेंडमेंट आए तो तुम तुम्हारे कब्र के अंदर ही गिर के खा लो। समझ में आया सबको? हाँ है ना? इतना तुम्हारे ये खून में दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये डेट के ऊपर तुम ऐसा समझ लो तुम्हारी जिंदगी डिपेंड है। सारे एनुअल अकाउंट्स के फाइलिंग, सारे एनुअल रिटर्न, और तुम्हारा काम क्या है? एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स का फाइलिंग। इज इट वेरी क्लियर? यू आर गोइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिहेव लाइक वन। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब ये एजीएम जो लेते हैं या ईजीएम जो लेते हैं, वॉट एवर इज द मीटिंग,
उसमें ना हर साल कुछ चीजें करनी ही पड़ती है। एवरी सिंगल ईयर हाउ टू डू समथिंग, एवरी सिंगल ईयर। कुछ 4 चीजें ऐसी है जो हर साल होती ही है। तुमने जिनको मैनेजमेंट में अपॉइंट किया है उनका परफॉर्मेंस असेस करना है। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको रीअपॉइंट करना है, और अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको रिप्लेस करना है। अरे बोलो ना, आया ना कि डायरेक्टर के भरोसे पे छोड़ के निकल लोगे जिंदगी के अंदर। सो मैनेजमेंट, सब लन पकड़ो, 4 उंगलियां दिखाओ मेरे को, बैठे सुस्त रतन जैसे अजगर बन के। लेट्स गो। सब जन लाइव स्ट्रीम में भी येलो टी शर्ट पिंक टॉप, मुझे दिख रही है 4 उंगलियां, और चारों बीच का एक हाथ दूसरा उंगली मत दिखा, नालायक। लेट्स गो। सो सबसे पहले चारों में से सबसे पहला उंगली कौन सा है? मैनेजमेंट। जोर से बोलो, क्या है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस असेस करना इज द फर्स्ट प्राइमरी टास्क। दूसरा, ऑडिटर ने ऑडिट अच्छा किया क्या, ये असेस करना इज अ प्राइमरी टास्क। तीसरा, पूरा साल हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया, उसका परफॉर्मेंस भी तो असेस करना है ना फाइनेंशियल ईयर का। तो 3 परफॉर्मेंस असेस किए, कौन कौन से? मैनेजमेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल ईयर। वापस से, मैनेजमेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल ईयर। कंपनी चला क्यों रहे हो? प्रॉफिट के लिए, तो डिविडेंड भी लगेगा ना भाई। एटलीस्ट सी, चलो बांटना नहीं है तो ये रिजोल्यूशन पास करो, बांटना नहीं है पर एटलीस्ट डिविडेंड तो लगेगा ना, नहीं तो कंपनी चला के क्या फायदा। तो ये 4 चीजें तो हर साल आएगी ना बेटा, वापस से, वापस छोड़ना नहीं है। क्या है? मैनेजमेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल ईयर, तीनों का परफॉर्मेंस, और साथ में क्या चाहिए? डिविडेंड। तो इसके हिसाब से ना 4 बिजनेस आते हैं। कितने बिजनेस आते हैं? 4, जो हर एजीएम में लेने ही पड़ते हैं। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब इस अपॉइंटमेंट में रिप्लेसमेंट, रीअपॉइंटमेंट दोनों आ गया। अगर अच्छा लगा डायरेक्टर ऑडिटर, रीअपॉइंट करो, नहीं अच्छा लगा रिप्लेस करो। डायरेक्टर ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस अकाउंट्स। तो दादा, DADA, दादा बोलो, दादा बोलो। दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट्स। ऐसे ही इसी टोन में ऐसा का ऐसा बोलने का है। ठीक है, वापस से एक बार सब जन लाइन से, दादा बोलो, इंपैक्ट से, ऐसा इंपैक्ट से, दादा। ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4, कौन कौन से? डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट्स। वापस से बोलो एक बार, लाइव स्ट्रीम में सब ये कमेंट करेंगे पूरा सेंटेंस, 1 2 3 बोलो, क्या है? दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4, क्या क्या? डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट्स। समझ में आया? क्योंकि ये चारों के सिवा कंपनी चल ही नहीं सकते ना। लेट्स इमेजिन, बिना ये चारों के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, कौन चलाएगा कंपनी? ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, कैसे पता चलेगा अच्छी चल रही है? हो सकता है डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा हो, आजकल तो ऑडिटर भी शामिल होता है, बट एनीवेज। सो कौन पता करेगा कि कंपनी कैसे चल रही है? हो सकता है डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा हो, तो बिना ऑडिटर के भी नहीं हो सकता। डिविडेंड, फिर चला ही क्यों रहे हो? डिविडेंड नहीं देना तो चल, हाँ कुछ कंपनी ऐसी है जो बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती, माइक्रोसॉफ्ट नहीं देती डिविडेंड। अरे पर उसका कैपिटल एप्रिसिएशन तो तगड़ा है ना भाई, इन्वेस्टमेंट तो डबल ट्रिप, एटलीस्ट वो तो भी दिखाओ। उस फॉर्म में आप कैपिटल गेन दे दो, पर प्रॉफिट तो सबको चाहिए ना। तो अगर डिविडेंड नहीं है तो चला क्यों रहे हो? और अकाउंट्स, अकाउंट्स ही नहीं है तो पहले के तीनों का क्या करोगे आप? ठीक है, अकाउंट्स ही नहीं है तो डायरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? ऑडिटर क्या ऑडिट करेगा? डिविडेंड कहां से आएगा? हवा से आएगा क्या? अकाउंट्स बनेंगे तो ही तो डिविडेंड कितना देना है समझ में आएगा ना। तो ये चारों के सिवा ना चल ही नहीं सकता, चारों में से किसी एक के सिवा भी नहीं चल सकता। इज इट वेरी क्लियर? दैट्स व्हाई दिस 4 आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। दादा, अबे बोलो दादा, कौन बोलेगा जीवन में? दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। कब्र में याद रखने के लिए दूसरी चीज, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो, सुन नो। आज घर जाके मम्मी को दूसरा डांस, पप्पा को भी दूसरा, जाते सी पप्पा को बोलना दादा, डायरेक्टर। अरे बोल, बाबू सोना पिकाचू कॉल कर लो, हाँ मिला बाबू ने ताना तो आया, बोलना बाबू डायरेक्टर, ऑडिटर, पागल समझना चाहिए पूरा, साइको, खत्म जिंदगी में। मैं तुमको पागल
मैं तुमको इस एकदम जबरदस्त वाली दुनिया में पागल बनने का मौका दे रहा हूं, ठीक है। इससे मेरे को एक शेर याद आया, इरशाद इरशाद बोलते हैं, इरशाद, वो भी बेसिक क्लियर नहीं है जिंदगी में, ठीक है। खामोश सा इन सियाने लोगों में ऐसा रहता हूं, खामोश सा इन सियाने लोगों में मैं ऐसा रहता हूं जैसे मैं सब कुछ सह लूं। खामोश सा इन सियाने लोगों में ऐसे रहता हूं जैसे मैं सब कुछ सह लूं। कई बार तो मेरा मन करता है अब खुद को पागल कह लूं। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। सो दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार, कौन कौन सा? डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट। आइडिया क्लियर है पक्का? ये चार ऑर्डिनरी छोड़ के बाकी सारे के सारे कौन से बिजनेस है? स्पेशल। बाकी सारे के सारे बिजनेस कौन से है? स्पेशल। सब समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? अब स्पेशल बिजनेस के सर एग्जाम्पल दे दो। स्पेशल बिजनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, वाइंडिंग अप, अमलगमेशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो आपने अगर किसी ने थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा होगा तो सिलेबस वाले स्पेशल बिजनेस में उठा सकता हूं। सिलेबस में कौन से ऐसे स्पेशल बिजनेस है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर सेक्शन 40, रिमूवल ऑफ, क्या बोले एक बार उसे? ऑडिटर। चेंज ऑफ मेमोरेंडम, पूरे के पूरे स्पेशल बिजनेस है। नेम क्लॉज चेंज करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करो, सारे के सारे स्पेशल बिजनेस है। क्योंकि ऑर्डिनरी सिर्फ चार है, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट्स। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले नो। फोर ऑर्डिनरी बिजनेस, दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर थोड़े से स्लो जा रहे हैं, जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये तुम्हारा बिल्टअप हो गया तो इसके बाद हमारा रॉकेट चलने में कोई समय नहीं लगे। कल का लेक्चर थोड़ा सा स्लो लिया है, आज का भी जानबूझ के स्लो ले रहा हूं, बिकॉज दिस इज योर बेस। ये तुमको समझ में आएगा, जिंदगी में वापस कोई टेंशन तुमको आने नहीं वाला है, फिर अपन फुल फ्लाइट मोड में ही रहने वाले हैं। इज इट वेरी क्लियर? चलो वापस से एक बार मुझे एजीएम की सारी कंडीशंस बताओ, वापस से एजीएम की, ठीक है। एजीएम सेक्शन नंबर कौन सा है? 96। एक बार सब लोग बोलेंगे तीनों कंडीशन क्या है? एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, दो एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। डेट क्या आएगा? 30 सितंबर। ईजीएम का सेक्शन कौन सा है? 100। कब हो सकती है? कभी भी हो सकती है। इज इट वेरी क्लियर? एजीएम कौन से दिन, कौन से समय, कौन से प्लेस पे, कौन से दिन? एजीएम कौन से दिन होती है अदर देन नेशनल हॉलिडे? कौन से समय पे? बिजनेस आर। कौन से प्लेस पे? रजिस्टर्ड ऑफिस या सिटी जिसमें वो है। इज इट वेरी क्लियर? नीचे कितने बिजनेस होते हैं एजीएम में? तो अबे दो टाइप होते हैं नालायक, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट। ये चार छोड़ के बचे हुए सारे के सारे कौन से? स्पेशल। क्लियर है? ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस का सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन नंबर है 102। एक सेक्शन में दो बिजनेस, ऐसे याद रखो। क्या याद रखना है? एक सेक्शन में दो बिजनेस, सेक्शन नंबर 102। इज इट वेरी क्लियर? हालांकि 102 का नाम कुछ और है, इसका नाम है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आगे जाके ये क्लियर कर दूंगा मैं, फिलहाल इसको याद रखना। एक्सप्लेनेटरी क्या बोले एक बार उसे? स्टेटमेंट, ठीक है। जब मैं आपको मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा 7, तब मैं इसको क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए इसको ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस आपने बोला, चल जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? अब ये कहां से आए हम? देखो, तीन टाइप के इन्वेस्टर्स में, तीन टाइप के जनरल मीटिंग में, दो टाइप के बिजनेस में आते हैं तीन टाइप के रेजोल्यूशंस। कितने टाइप के रेजोल्यूशन? तीन। और तुम्हें अगर लग रहा है तुम्हें रेजोल्यूशन पता है तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये तुमको थोड़ी देर में समझ में आएगा। जस्ट फोकस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अच्छा पहली बात, रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, ये काय पर से डिसाइड होता है? काय पर से डिसाइड होगा? नहीं नहीं नहीं, कब कौन सा रिजोल्यूशन लगना है ये काय पर से डिसाइड होता है? विच रिजोल्यूशन एट व्हाट टाइम, कौन सी चीज के लिए? जैसे मेमोरेंडम अमेंडमेंट के लिए स्पेशली चाहिए, क्यों चाहिए भाई? ऑर्डिनरी क्यों नहीं चाहिए? स्पेशल ही क्यों चाहिए, ऑर्डिनरी क्यों नहीं चाहिए? मेमोरेंडम अमेंड के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन ही चाहिए, वाई? क्या जबरदस्ती है? नहीं लेना भाई स्पेशल, ऑर्डिनरी लेना है। बोलो एनीवन? किसी को पता है? डर गया, एक मस्त स्लाइड दिखाता हूं जिससे आपको याद रह जाए जीवन भर।
किसी को पता है कि क्यों ऐसा है? हाँ, फोकस करना बहुत अच्छे से। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। ये रहा आपका ऑर्डिनरी बिजनेस। सब लोगों का ध्यान है? सो ऑर्डिनरी बिजनेस कितने हैं? 4 दादा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रेम्युनरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड एक्सेप्टिंग द अकाउंट्स। बराबर है? बोलो हाँ है ना। अब बात कर रहे हैं हम ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड यूनानिमस रेजोल्यूशन की। क्यों ऐसा है कि भाई मेमोरेंडम अल्ट्रेशन में ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन ही लगता है? क्यों ऐसा है कि बोनस इशू के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगता है? क्यों ऐसा है कि जनरल मीटिंग की सिटी चेंज करने के लिए यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है? व्हाई इज सो? कहां से डिसाइड हुआ ये ऐसा? और थोड़ा सोचो, ऑर्डिनरी बिजनेस पास करना आसान है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना आसान है, बिजनेस नहीं, रेजोल्यूशन पास करना आसान है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना उससे कठिन है, यूनानिमस तो एज गुड एज इम्पॉसिबल है। तो ये ऐसा कहां से डिसाइड होता है कि ऐसा करना चाहिए? लाइव स्ट्रीम में डिपेंड ऑन मैटर आंसर आ रहा है, डिपेंड ऑन मैटर ऑब्वियसली, पर क्या मैटर में ऐसा क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी बिजनेस में तो रिप्लेसमेंट है, ऑडिटर, डायरेक्टर, स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है नारायण। 2 मिनट में आपका पूरा ये लेक्चर के एंड तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट। और कोई एनीवन आंसर सुनना चाहोगे तो 2 मिनट के लिए शांति से सुनना। इट डिपेंड्स ऑन अ सीवियरिटी ऑफ बिजनेस। जैसे मेमोरेंडम अल्टर करना मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कंपनी का बेस अल्टर करना। और जब आप कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट या बेस अल्टर कर रहे हो तो ऑर्डिनरी लोगों से पूछ के फायदा नहीं होगा ना, आपको सब्सटेंशियल नंबर लगेगा। और आप जब बोनस इशू कर रहे हो तो सारे मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर बांट रहे हो, तो ये तो सब हाँ ही बोलने वाले हैं, सीवियरिटी कम हो गया। पर तुम जनरल मीटिंग का प्लेस चेंज कर रहे हो, लोगों ने तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इक्विटी शेयर लिए थे, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस देख के कि तुम कहां पे हो। अब ये तो तुम लिस्टेड कंपनी के बारे में मत सोचो, लिस्टेड कंपनी सिर्फ 6,000 है, तुम सोचो वो 18 लाख प्राइवेट कंपनीज के बारे में, जहां पे प्राइवेट कंपनी का इन्वेस्टमेंट उनके मेंबर ने उनका रजिस्टर्ड ऑफिस देख के किया था। अगर वो बोले कि हमको रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह पे जनरल मीटिंग नहीं लेना, हम जा रहे गोवा, तो वहां के मेंबर करे क्या? वो बोलेंगे यार हम एजीएम में नहीं आ पाएंगे। और तुम ये तो प्लान भी कर सकते हो ना, किसी और जगह पे जनरल मीटिंग लेके जो मेंबर तुमको नहीं चाहिए तुम उसको स्किप कर दो। इसलिए वो ज्यादा सीवियर हो गया, तो उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? यूनानिमस। इट डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी। जैसे एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, अपने क्लास के टर्म्स में समझो। मैं तुम्हें पूछूं आने वाले संडे को तुमको छुट्टी चाहिए क्या? हॉलीडे, संडे को छुट्टी चाहिए। अब संडे को छुट्टी देना इज वेरी ऑर्डिनरी मैटर, क्योंकि संडे को तुम क्या करने वाले हो? डांस करोगे, छुट्टी मिली तो ऐसा कुछ तो भी डांस करोगे, ताकतवर पागल जैसी हरकतें करोगे। बोलो यस और नो। अब संडे को छुट्टी देने के लिए मैंने बोला कितने लोगों को संडे को छुट्टी चाहिए? करो हाथ रेस, करो करो। लाइव स्ट्रीम में भी हैंड रेस करना, कितने लोगों को संडे को छुट्टी चाहिए? अभी जितने लोगों ने संडे के लिए हाथ रेस किया, अगर मेजॉरिटी लोग ऐसे है, मेजॉरिटी ऐसे है, तो हो सकता है मैं छुट्टी दे दूं, क्योंकि मैटर सीवियर नहीं है। वही मैंने तुमको बोला कि चलो अपन ट्रिप पे जाते हैं। कहां जाते हैं? ट्रिप पे चलो सिंहगढ़ जाते हैं, या फिर चलो गोवा जाते हैं। कब जाते हैं? तो अपन जाते हैं लगभग 31 अगस्त को। कब जाते हैं ट्रिप पे? 31 एग्जाम के 2 दिन पहले। कौन कौन आना चाहेगा? सीवियर हो गया मैटर। मैटर क्या हो गया? सीवियर। अच्छा, ट्रिप में सिर्फ मेजॉरिटी लोग आके, तुम समझो तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है, 10-15 लोगों का ग्रुप है। 10 लोगों के अंदर जब तुम ट्रिप की बात करोगे और सिर्फ 4-5 बोले आते हैं, बात बनेगी क्या रे? या 7-8 जब बोलेंगे हम आते हैं, तब जाके बात बनती है। इसलिए सीवियरिटी ऑफ मैटर बढ़ गया, ज्यादा लोगों का वोटिंग चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। वही मैं आपको बोलूं तीसरा वाला एग्जाम्पल कि कल से फास्ट ट्रैक क्लास बंद, मैं नहीं लेने वाला। और एक आध जन आ गया अभिषेक सर वगैरह के पास, दर्जन जन को बताओ ये बुक वगैरह लिया, जीवन में लेक्चर लेने को। अब एक बंदा भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ तो मेरे को फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सीवियरिटी ऑफ मैटर बढ़ गया। सिर्फ क्लास के मामले में समझने की कोशिश करते हैं, एकदम इजी लगा है कि भाई संडे को छुट्टी, वेरी ऑर्डिनरी, एकदम ऑर्डिनरी। ट्रिप लेके जाना थोड़ा स्पेशल, क्लास बंद करना, इज इट वेरी क्लियर? इस हिसाब से ऑर्डिनरी, स्पेशल और यूर। अब ये कंपनी के सिचुएशन में सोचो, वापस से सोचो, थोड़ा रिपीटेशन होगा, स्लो जा रहे हैं, बिकॉज मेरे को ये बेस चाहिए, मेरे को पाइजे मंजे चाहिए, मतलब चाहिए। आज जो पढ़ा रहा हूं वो तुमने बेस बनाया, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सिंपल एज दैट। सो सबसे पहली बात, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मेजॉरिटी अप्रूवल से बनेगा ऑर्डिनरी चीजों के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन सीवियर केसेस में लगेगा, सीवियर चीजों के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट अमेंड करना, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करना, कंपनी का कन्वर्जन करना, कंपनी ने लोन लेना, औकात से ज्यादा लोन लेना, इन केसेस में लगेगा।
और यूनानिमस जब कंपनी की हद पार हो जाएगी तब यूनानिमस लगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है? अब समझते हैं ये रिजोल्यूशन पास कैसे होते हैं। बहुत अच्छे से फोकस करना। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला पढ़ेंगे सब लोग। वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन शुड बी मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। बराबर है? एक काम करते हैं, इसके पहले तुम इसको चला पढ़ने की कोशिश, आपको ज्यादा फायदा होगा। ये पढ़ने के बाद अगर हम सॉल्व करें तो और अच्छा होगा। सेक्शन नंबर 114 ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। जस्ट ट्राई टू रीड इट मन के मन में, फिर इसको समझाता हूं। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? अभी तक जो पढ़ा है कैसा लग रहा है बताइएगा प्लीज। अभी नेहा सिर्फ फॉर्मूला बुक ही रेफर करना है। फॉर्मूला बुक, कंपैरेटिव बुक और क्वेश्चनर छोड़ के कुछ भी नहीं करना है। ओल्ड बुक्स आप बाजू में रख दो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चेंज हो चुका है तो फॉर्मूला और कंपैरेटिव बुक ही आपको लगेगा एंड क्वेश्चनर, दैट्स इट। समझ में आ रहा है सबको? बच्चों बोलो ये सुनो। मैं आपको मेंशन कर दूंगा यश बेटा, इसके बारे में सेक्शन 96 में और देखेंगे, जस्ट वेट। चलो पढ़ लिया सबने? नाउ यू हैव टू टेल मी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, बताइए मुझे जरा। सब लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन शॉल बी मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो। और स्पेशल रेजोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? वोट कास्टेड इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन शॉल बी एटलीस्ट कितना टाइम्स? 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके कंपनी में 110 मेंबर्स है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सबसे पहले, दैट इज वोट कास्टेड इन फेवर शॉल बी मोर देन, जो फेवर में वोट है शॉल बी मोर देन अगेंस्ट। बस इतने 3 वर्ड याद रखो, फेवर, मोर देन, अगेंस्ट। बोलो एक बार, फेवर, मोर देन, अगेंस्ट। एक और बार बोलो, फेवर, मोर देन, अगेंस्ट। लाइव स्ट्रीम वाले सारे कमेंट करो, फेवर, मोर देन, अगेंस्ट इज ऑर्डिनरी। बराबर है? सो अगर आपकी कंपनी में 110 मेंबर्स है, 5 एब्सेंट है, 5 आके भी सोए हुए हैं, तो 110 में से 5 एब्सेंट है, मतलब बचे कितने? 105। 105 में से 4 सोए, मतलब एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग, बचे कितने? 101। मुझे बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कितने लगेंगे? यस के फेवर में कितने लगेंगे और नो के फेवर में कितने लगेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए तो याद रखना, यस के फेवर में लगेंगे 51 और नो के फेवर में 50 हो सकते हैं। एक वोट भी अगेंस्ट से ज्यादा हो गया तो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये 51 और 49 ही होना चाहिए, नहीं, ये 51 एंड 50 भी हो सकता है। एक ही वोट ज्यादा चाहिए, मेजॉरिटी वोट चाहिए ना। इज इट वेरी क्लियर? इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, समझो। 1,01,000 मेंबर्स है प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब सारे प्रेजेंट है, सारे वोट कर रहे हैं। मुझे बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कितने चाहिए फेवर में? जोर से बोलो, कितने चाहिए? 50,001 शेयर। एंड अगेंस्ट में कितने हो सकते हैं? नो में कितने हो सकते हैं? पूरे 50,000 हो सकते हैं। मतलब आप देखो 50,000 में भी एक ही अगर आप वोट ऐड करो तो भी काम बन जाएगा। इसलिए कल हमने जब सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी देखा था तब मैंने मेजॉरिटी बहुत अच्छे से क्लियर किया था। मतलब जो कंपनी सब्सिडरी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकता है वो होल्डिंग है, क्योंकि मैक्सिमम डिसीजन तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो रहे हैं ना। तो आप मैक्सिमम डिसीजन होल्डिंग कंपनी ले पा रही है, तो मैक्सिमम डिसीजन जो कंपनी ले पा रही है तो वो होल्डिंग ही होगी ना। इज इट वेरी क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा और समझ में आए बेटर लेवल पे। 1000 मेंबर्स है, 1000,
और 1000 में से समझो 500 वोट हुए, 500 क्या ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है? क्या ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक वोट ज्यादा चाहिए। अब जब ऐसा इक्वालिटी ऑफ वोट जब होता है ना कि 1000 में से 500 एक फेवर में, 500 दूसरे फेवर में, तो मीटिंग का जो चेयरमैन है, चेयरमैन, उसको मिलता है कास्टिंग वोट, 1 कास्टिंग वोट। मतलब उस चेयरमैन ने ऑलरेडी ये 500 में वोट किया है एज अ मेंबर, क्योंकि चेयरमैन भी मेंबर ही होता है, तो चेयरमैन ने ऑलरेडी ये 500 में वोट किया है, पर उसको एज ए चेयरमैन एक और एडिशनल वोट मिलता है अगर आर्टिकल चाहे तो, और वो वोट जिधर डाले उस फेवर में रेजोल्यूशन निकल जाएगा। अगर उसने बोला कि यस में डालूंगा, 501 हो गया, पास्ट। अगर उसने नो में डाल दिया, रेजोल्यूशन रिजेक्टेड। इज इट वेरी क्लियर? ये पावर चेयरमैन का कौन से सेक्शन में मेंशन किया है? सेक्शन नंबर 104। समझ में आया पक्का? क्या सबको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्लियर है? इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो। जोर से बोलो यस और नो। स्पेशल लाइव स्ट्रीम में भी बोलिएगा क्लियर है क्या, ठीक है? जाते हैं स्पेशल पे। स्पेशल रेजोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है बताइए जरा। वोट कास्टेड इन फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। बस इतना याद रखो जितना मैं बोल रहा हूं। फेवर बोलो, फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। वापस से पूरा बोलो, फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। वापस से पूरा बोलो, फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। वापस से पूरा बोलो, फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। क्लियर है? शुरू कर रहा हूं। पढ़ के आए ना तुम? अच्छे से फोकस करना, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है? 1000 मेंबर है प्रेजेंट एंड वोटिंग। 1000 मेंबर है प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए फेवर में कितने चाहिए? यस के फेवर में कितने चाहिए? जोर से बोलो, कितने चाहिए? फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स अगेंस्ट। सो इस साइड क्या मैं 750 लिखूं? इस साइड क्या मैं 250 लिखूं? क्या ये वैलिड स्पेशल रेजोल्यूशन है? यस, बराबर है। व्हाट इफ 1001 प्रेजेंट वोटिंग है? फेवर में कितने चाहिए? अगेंस्ट कितने हो सकते हैं? 750 या 751? पक्का 751? सब लोग आंसर देंगे। बाद में जो रिकॉर्डिंग दिख रहे वो भी कमेंट करो, इन्वॉल्व हो जाओ पूरा। इट इज 751 एंड 250 वैलिड स्पेशल रेजोल्यूशन। 1002 1002 सारा सिलेबस हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं आता। बहुत बढ़िया। आपके पास 4 ऑप्शन है। फाइन। ऑप्शन नंबर 1 750, ऑप्शन नंबर 2 751, ऑप्शन नंबर 3 752, ऑप्शन नंबर 4 मुझे घर जाना है। बोलो 750, 751, 752। लाइव स्ट्रीम वाले तो वो भी नहीं बोल सकते घर जाना, घर पे ही बैठे हैं। बोलो 751, 752 या 750? 750, 2 या 1? 2 या 1? 750 मैं नहीं बताऊंगा। 752 और नो में 250 हो सकते हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो और खराब कर दे। 1003। आता है ना स्पेशल रेजोल्यूशन? मुझे सीए बनना है, ये मैं पैसा कमाएगा, इधर स्पेशल रेजोल्यूशन में फटी पड़ी है। 750, 51, 52, 50, अभी तो 5 ऑप्शन हो गए। 50, 51, 52, 53, 54। कितना? एनीवन? लाइव स्ट्रीम में भी बताओ कितना? बताऊं? एनीवन? किसी को आंसर नहीं, बोलो कुछ तो बोलो। 752 कंफर्म लॉक कर दो इसको? नहीं। 753 इसको लॉक कर दो? 1 कोई 750 पे? 753 एंड 250। पूछो क्यों? अगेंस्ट में 1 जाने के पहले फेवर में 3 जाना चाहिए, बिकॉज फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। अगर मैंने इधर सोचो,
अगर ऐसा मैंने किया, ये काट के इधर 2 किया और इधर 1 किया, तो 251 का 3 टाइम्स होता है 753। जो ये मीट कर रहा है क्या? नहीं, तो इट इज अ वाइड स्पेशल रेजोल्यूशन। इसीलिए अगेंस्ट में एक ऐड करने के पहले फेवर में 3 ऐड हो जाने चाहिए। व्हाट अबाउट 1004? बोलो बोलो। 753, 251, क्योंकि अगेंस्ट में एक ऐड करने के पहले फेवर में 3 आ गए थे। लोग लॉ पढ़ लेते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन भी नहीं पता रहता। इजंट इट गुड ना? ठीक है, तो ये चीज को तुमने याद रखना है। स्पेशल रिजोल्यूशन अगेंस्ट में एक के पहले फेवर में 3, द वोट इन फेवर शॉल बी एट लीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। आखिरी यूनानिमस, बहुत सिंपल है, पढ़ो मेरे साथ साथ। 1 2 3 बोलो, क्या है? All the votes of present and voting members shall be in the favor of resolution. सारे प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर के वोट्स रेजोल्यूशन के फेवर में होने चाहिए विदाउट एनी वोट अगेंस्ट इट। एक भी वोट अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1000 मेंबर्स है, 1000 में से 999 बोल रहे हैं यस, एक सोया है, इट्स वैलिड यूनानिमस रेजोल्यूशन, क्योंकि अगेंस्ट कोई नहीं है, अगेंस्ट कोई नहीं है। नीचे 999 यस बोल रहे, एक टेबल पे चढ़ गया, नहीं मैं ये होने दे, खुद खुशी कर लूंगा, इट्स अ इनवैलिड यूनानिमस रेजोल्यूशन। ये है आपके रेजोल्यूशन के 3 तरीके। इज इट वेरी क्लियर? तो हमारे 3 टाइप के इन्वेस्टर्स में, रिस्क बेयरिंग इन्वेस्टर की जनरल मीटिंग के 3 टाइप्स में, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर 2 बिजनेस, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, एक स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी के 4 बिजनेस, स्पेशल के बचे हुए सब में 3 टाइप के रेजोल्यूशन में, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड यूनानिमस रेजोल्यूशन। इज इट वेरी क्लियर? सर एजीएम का सेक्शन 96 है, याद हो गया, ईजीएम का सेक्शन 100 है और याद हो गया। सर ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस, एक सेक्शन में 2 बिजनेस, 102 वो भी याद हो गया। रेजोल्यूशन का सेक्शन है 10114 सर, कैसे याद करें? रेजोल्यूशन के बिजनेस 114 में 2 ही रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। यूनानिमस तो डिफाइंड ही नहीं है ना, सेक्शन में कहीं यूनानिमस देखा क्या? नहीं। तो 114 सेक्शन के अंदर 2 बिजनेस है, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल। सब जन बोलो 114 में कितने बिजनेस है? ऑर्डिनरी स्पेशल। तो इसको ऐसे याद रखो, एक दिन 14 फरवरी, किसी के लिए ऑर्डिनरी, किसी के लिए स्पेशल। समझ में आ रहा है? सब लोग बोलो, क्या बोलना है? एक दिन 14 फरवरी, सब लोग बोलेंगे, क्या बोलना है? एक दिन 14 फरवरी, किसी के लिए ऑर्डिनरी, किसी के लिए स्पेशल। इजी पीजी याद रखने के लिए। हाँ है ना? तुम लोगों के लिए झंड, ऑर्डिनरी का है, तुम्हारा जीवन झंड है। इज इट वेरी क्लियर? लेट्स गो। सो वापस से, सेक्शन नंबर 96 किसका है? एजीएम। 100 किसका है? ईजीएम। ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस 102 और ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन 114। सर क्या इसका मतलब यह है कि ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑर्डिनरी मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी नोटिस, सब ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में? हाँ। और सर इसका स्पेशल बिजनेस में स्पेशल मीटिंग, ईजीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल नोटिस, सर तो स्पेशल में, स्पेशल में। हाँ। तो यूनानिमस में क्या करोगे? यूनानिमस मीटिंग, यूनानिमस बिजनेस। पहली बात, अगर आप दिखे दिमाग में ये है कि ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्पेशल के स्पेशल में, स्पेशल में स्पेशल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सबसे गलत चीज है मिसकंसेप्शन बनाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के साथ। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी बिजनेस है, दादा नहीं, क्या नहीं? दादा डायरेक्टर ऑडिट, बोल एक बार, दादा बोल मेरे साथ। नहीं बोल रहा है नालायक, दादा दिखा, 4 दिखा, 4। कौन कौन से? डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, उसमें से ये वाला, ये क्या है? ये डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी बिजनेस है। बच्चों बोलो हाँ या ना? पर जब आप 2 डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन में अपॉइंट करते हो, सेक्शन 162 में चेक कर लेना, सेक्शन 162 में 2 डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन में अपॉइंट करते हो, उसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है। कहां गया? ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। और बोनस इशू स्पेशल बिजनेस है, क्योंकि ये 4 में तो बोनस इशू नहीं आता, पर बोनस इशू सेक्शन 63 के लिए जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। समझ में आ रहा है? आइडिया क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी, स्पेशल, स्पेशल में स्पेशल। इट डिपेंड्स फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन एंड सीवियरिटी ऑफ सेक्शन।
इज इट वेरी क्लियर? ये दिमाग में होगा तो पहले निकाल दो। इज इट वेरी क्लियर? ये इसके बाद कभी नहीं चाहिए कि ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी, हाँ 114 रीड कर ले अच्छे तरीके से, जिसको आपको समझने में काफी आसानी रहे और चीजों को बेटर लेवल पे एनालाइज कर पाओ। ठीक है, उसका एनालिसिस भी पढ़ लेना अभी। ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको क्लियर है क्या? जलूल बोलिएगा प्लीज। एग्जैक्ट क्लियर है सब? नीचे एनालिसिस पर रुक जाना, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मोशन और रेजोल्यूशन का डिफरेंस है वो। डन एवरीबॉडी? अब रिजोल्यूशन तुमने समझ लिया, अब एक और कंसेप्ट तुम्हें समझना है। इस कंसेप्ट को कहते हैं मोशन। मोशन अलग बात है, रिजोल्यूशन अलग बात है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आप ऐसा समझ लो, कोई भी रिजोल्यूशन आने के पहले वो एक आइडिया होता है। ठीक है, वो आइडिया जब आप सबके सामने रखते हो उसे मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंपनी है वाओ बियर्स लिमिटेड, बियर कंपनी, नशे के साथ भी नशे के बाद भी, तो हमारी कंपनी है वाओ बियर लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्चून 500 में 185th रैंक। तुम कंपनी के मेंबर हो और मैं तुमको देता हूं 1 करोड़ का डिविडेंड और 1 क्रेट बियर का, ठीक है, हर साल। सो हमारी कंपनी है वाओ बियर्स लिमिटेड और हम सोच रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर ना हम विजय माल्या को डायरेक्टर बनाए। क्यों? क्योंकि वो यूनाइटेड ब्रेवरीज को अच्छे से हैंडल किया है, अच्छी खासी उड़ती एयरलाइन को उसने पानी में डुबाया है। तो हम सोचे कि डुबाने में मस्त आदमी है, डुबाई तो बियर में डुबाए, पानी में नहीं डुबाए। तो हम विजय माल्या को बनाना चाहते हैं डायरेक्टर। और मैं सीधा अगर कल जाके विजय माल्या को जनरल मीटिंग में आके खड़ा कर दूं तो तांडव हो सकता है। कुछ फेवर में जाएंगे, कुछ अगेंस्ट में जाएंगे, कुछ फाइट करने लगेंगे, कुछ लोगों के किंगफिशर में पैसे इन्वेस्टेड होंगे एयरलाइन में, वो डूब गए होंगे, तो विजय माल्या को गाली देंगे, पकड़ के धोने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उससे पैसे चुरा ले। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ये सुनो। तो मैंने क्या किया, आज मैं मीटिंग में आया और आज मैंने मीटिंग में बोला कि देखो भाई, हमारी लिकर कंपनी है, एक यूनाइटेड ब्रेवरीज का अच्छा डायरेक्टर है जिसने यूनाइटेड ब्रेवरीज वाले कंपनी को ताकत से चलाया है, हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा मैंने बोला। मैंने विजय माल्या का नाम नहीं लिया, मैंने क्या बोला, यूनाइटेड ब्रेवरीज का ताकतवर डायरेक्टर है, मतलब यूनाइटेड ब्रेवरीज दुनिया का वन ऑफ द लिकर कारवान है, बहुत बड़ा। तो मैंने बोला यूनाइटेड ब्रेवरीज का जबरदस्त डायरेक्टर है, उसको अपन अपनी कंपनी में लगा देना, वाओ बियर्स में रॉकेट हो जाएगा सेल्स। तुम भी सोच मेरे को क्या पड़ गया कि अरे हाँ यार, ऐसा डायरेक्टर तो हमको भी चाहिए, यूनाइटेड ब्रेवरीज का डायरेक्टर, बढ़िया। नाम लिया था मैंने विजय माल्या? नहीं, ये सब मैंने बताया, मैंने उसका बैकग्राउंड बताया कि भैया ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इसका एकदम ब्रांड एम्बेसडरशिप है, क्रिकेट की टीम ओन करता है, फलना ढकना। तुम बोले अरे बाप रे जबरदस्त है तो। और फिर मैंने बोला ऐसा बंदा चाहिए क्या? बोले हाँ बिल्कुल चाहिए। और तुमने रेजोल्यूशन पास नहीं किया क्योंकि बंदे का नाम नहीं पता, तुमने अभी सिर्फ मोशन पास किया कि चलो ऐसे बंदे को लेके आते। और फिर मैंने एंड टाइम पे खड़ा कर दिया विजय माल्या को। सिर्फ अरे भगवान, अब तुम फेवर में वोट करोगे, अगेंस्ट में वोट करोगे? अगेंस्ट में वोट करोगे, सब लोग बोलो हाँ है ना? अगेंस्ट में वोट करोगे तो अपॉइंट हो पाएगा क्या? नहीं, ये रेजोल्यूशन हुआ। और जब तुम स्टार्टिंग में हाँ बोल रहे थे लेके आओ, वो मोशन हुआ। मतलब आप सोचो तुम्हारा मोशन पॉजिटिव था, रेजोल्यूशन निगेटिव था। मतलब मोशन अलग होता है, रेजोल्यूशन
आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और जरूरी नहीं है कि मोशन और रिजोल्यूशन दोनों मैच करे, दोनों अपोजिट भी जा सकता है। हालांकि जब तक मोशन एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक रिजोल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इज इट वेरी क्लियर? सो डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करना, और भी एग्जांपल आएंगे, ठीक है? मोशन एंड रिजोल्यूशन, फर्क क्या है? मोशन मैटर्स और बिजनेस केम बिफोर द मीटिंग एंड रिकमेंडिंग देम टू पुटिंग देम एट द क्या बोले एक बार जो से जनरल मीटिंग। ये रिकमेंडेशन है जो जनरल मीटिंग में पुट करने की कोशिश की जा रही। मैंने विजय माल्या को तुम्हारे बात विजय माल्या के बारे में तुमको बताया नहीं था, मैंने बोला बहुत भारी डायरेक्टर है, मैं नेक्स्ट टाइम जनरल मीटिंग में बुलाऊंगा। ये मोशन है, रिकमेंडेशन है। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ एडॉप्टिंग और एक्सेप्टिंग अ मोशन इज रिक्वायर्ड बाय वोटिंग इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। नीचे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, मोशन इज जस्ट अ प्रपोजल, रेजोल्यूशन इज अ एक्सेप्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाहिए फाउंडेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस, तो मोशन इज ऑफर, रेजोल्यूशन इज अ एक्सेप्टेंस। नीचे वन इन अनदर, every motion did not be converted to resolution but every resolution was earlier a motion। हर resolution पहले motion था। last types, motion can be made with or without a intention of adoption। motion ऐसे दिया जा सकता है कि भैया एक्सेप्ट करना है करो वरना मत करो, इसलिए तो motion है ना। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जस्ट इज जस्ट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मोशन। मतलब ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुद के नीचे सीईओ अपॉइंट कर लिया। अब सीईओ सीएफओ वगैरह अपॉइंट करने के लिए जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं, बोर्ड भी खुद अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 203 कि बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास करके सीएस अपॉइंट कर लिया। ये जब बोर्ड ने तुमको बोला कि हमने सीएस अपॉइंट कर लिया, ये मोशन हुआ, क्योंकि तुम्हारे रिजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो उन्होंने खुद ने कर लिया। जोर से बोले यस और नो। पर रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एडॉप्शन ऑफ द प्रपोजल बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी, स्पेशल और यूनानिमस। क्यों जबरदस्ती मोशन रिजोल्यूशन लेके बैठे हो? मैं नहीं, दर्शन खरे आहा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ क्या इंडिया, इसको तुम्हारे मॉड्यूल में देता है मोशन एंड रिजोल्यूशन के नाम से। एक बार मैं आपको दिखा दूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। किधर गया 114 121, ढूंढो 114 किधर दिखे तो अच्छे से, फिर कोई ये देखो 114, डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशन, पेज नंबर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का 7.67, मई 25 से जब से मॉड्यूल माइंड हुआ है वहां से। अब इन्होंने दिया है पैराग्राफ फॉर्म में, मैंने उसको सिर्फ बेटर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। इज इट वेरी क्लियर? डिफरेंशिएशन फॉर्म में, सो दैट आप उसके ऊपर स्टेप मार्किंग उठा पाओ। इसको एक बार रीड कर लो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, मोशन एंड रेजोल्यूशन, गो फॉर इट फास्ट। बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा ही नहीं है कि मोशन और रेजोल्यूशन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है करके। इज इट वेरी क्लियर? पर आपको इसका भी डिफरेंस आ सकता है 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, कि भैया सिर्फ मोशन रखा है रेजोल्यूशन लिखा। इज इट वेरी क्लियर? लाइव स्ट्रीम में क्लियर है मोशन रेजोल्यूशन? बोलिएगा प्लीज। स्क्रॉल करूं? बोलो हाँ है ना। अब इसके नीचे रिजोल्यूशन वाला एरिया आ गया। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल जो आपने पढ़ा हुआ था डेफिनेशन वही है। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया? सो मोशन एंड रेजोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट मोशन रेजोल्यूशन को इग्नोर करते हैं, और जो चीज को स्टूडेंट इग्नोर करते हैं उस चीज को इंस्टीट्यूट धर लेती है। इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ऐसे केस में आपने इसको स्किप करना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका सेक्शन भी कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर कौन सा? 114। कितने सेक्शंस आपके हो चुके हैं पूरे? पूरे कौन से हो चुके हैं? 96, 100 नहीं हुआ है, 100 ईजीएम मैंने सिर्फ ब्रीफ दिया है, 102 भी नहीं हुआ है, 114 पूरा हो चुका है। सो सिर्फ 2 ही सेक्शन मैंने आपके चैप्टर 7 के खत्म किए हैं। बचे हुए 2 का रेफरेंस दिया है पर खत्म नहीं हुए हैं। कौन से 2 पूरे खत्म किए मैंने? 96 एंड 114। ठीक है। अब एक क्वेरी आया था बीच में, किसी ने तो भी पूछा था, मैं रिपीट करता हूं इसको। सर
आपने लिखा था फॉर्मूला बुक के अंदर के सेक्शन नंबर 96 में आपने लिखा था कि अनलिस्टेड कंपनी अगर खुद का प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग चेंज करना चाहे, फॉर्मूला बुक में आपने लिखा था अनलिस्टेड कंपनी अगर खुद का प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग चेंज करना चाहे तो ऐसे सिचुएशन में जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है। अनलिस्टेड, तो सर क्या लिस्टेड कंपनी खुद का जनरल मीटिंग का प्लेस चेंज नहीं कर सकती क्या सिटी छोड़ के? आंसर है नहीं कर सकती। लिस्टेड कंपनी उसी सिटी में जनरल मीटिंग लेगी जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। वो भगवान का भी अप्रूवल ले ले, वो प्लेस चेंज नहीं हो सकता। इसका अप्रूवल, भगवान का भी अप्रूवल ले ले, लिस्टेड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के जगह पे का प्लेस चेंज नहीं हो सकता, उसी सिटी में मीटिंग लेना पड़ेगा। यहां तक आइडिया क्लियर है? सबको समझ में आया? पक्का जोर से बोले सुनो। यहां पे चैप्टर 7 के सारे बेसिक जो मुझे आपको याद करवाने थे वो कंप्लीट हो गए। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ा था? 3 टाइप के फंड्स, कौन कौन सा? रिस्क बेयरिंग, प्रेफरेंशियल रिस्क, रिस्क एवर्स। उसमें से हमारे काम का कौन सा है? रिस्क बेयरिंग। बाकी 2 क्लासेस की मीटिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लास मीटिंग। अब रिस्क बेयरिंग में भी क्लास मीटिंग हो सकती है, सिर्फ सेपरेट शेयर होल्डर की होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी मीटिंग लेते हैं? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कितने पार्ट्स में? 3। सब लोग ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। जनरल मीटिंग कितने पार्ट में? 3। पहला स्टैट्यूटरी, दूसरा एजीएम, तीसरा ईजीएम। स्टैट्यूटरी मीटिंग में 2, पहला सब्सटेंस के हिसाब से 1 मंथ बाद, 6 मंथ्स के पहले। दूसरा फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब होता है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड से 9 मंथ्स के अंदर। क्या यह एक्सटेंड हो सकता है? नहीं। दूसरा एजीएम नॉर्मल वाला, सब्सिक्वेंट एजीएम। कितने कंडीशन है? 3। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, 2 एजीएम के बीच का डिफरेंस 15 मंथ्स होना है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। डेट क्या आया था? 30 सितंबर। एजीएम कौन से दिन, कौन से टाइम, कौन से प्लेस पे होगा? अदर देन नेशनल हॉलीडे, बिजनेस आवर्स, रजिस्टर्ड ऑफिस या सिटी। अनलिस्टेड है तो चेंज कर सकता है क्या? यस, पर यूनानिमस रेजोल्यूशन। लिस्टेड चेंज कर सकता है क्या? नहीं। इज इट वेरी क्लियर? इसमें 2 टाइप। अच्छा, फिर बचता है अच्छा, इसका सेक्शन कौन सा है ईजीएम का? 96। फिर कौन सा बचता है? ईजीएम। कब लेते हैं? इमरजेंसी। अच्छा, ये इमरजेंसी के लिए भी ईजीएम के लिए 3 रूल लगते हैं। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी इसलिए नेशनल हॉलीडे पे ले सकते हैं, नहीं। ईजीएम भी पब्लिक नेशनल हॉलीडे पे नहीं होगा, बिजनेस आवर्स में ही होगा, सिटी में ही होगा। ईजीएम के लिए भी सेम रूल्स है। बोर्ड मीटिंग के लिए कोई रूल्स है क्या? नहीं। एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी डे चलेगा। आर्टिकल चाहे तो और कुछ बोल सकता है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट, कितने टाइप के बिजनेस थे इसके अंदर? 2। कौन सा? ऑर्डिनरी, स्पेशल। सेक्शन कौन सा है? 102। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस। दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड अकाउंट्स। क्लियर? ये सब छोड़ के बचे हुए बिजनेस स्पेशल बिजनेस। इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस के सेक्शन भी आप याद रख सकते हो। डायरेक्टर का आपको नहीं पता, सेक्शन 160। ऑडिटर का कौन सा होगा? ऑडिट चैप्टर कहां से कहां तक है? ऑडिट चैप्टर कहां से कहां तक है? 139 टू 148, लगा दो 139, वही ऑडिटर का। फिर डिविडेंड का सेक्शन कहां से कहां तक है? वो चैप्टर है ना डिविडेंड, हमको कहां से कहां तक है डिविडेंड? 123 से लेके 127, तो सेक्शन कौन सा हुआ? 123। ठीक है, और अकाउंट चैप्टर कहां से कहां तक है? 128 से 138, तो सेक्शन लगा दो 128, वही तो सेक्शन है 139, 123, 128। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? नेक्स्ट वाला, ये होने के बाद 2 बिजनेस के बाद में आई 3 टाइप के रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कौन से सेक्शन में है मित्रों? 114। एक दिन 14 फरवरी, किसी के लिए ऑर्डिनरी, किसी के लिए स्पेशल। इज इट वेरी क्लियर है? डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? 3। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का डेफिनेशन बोलो। वोट कास्टेड इन फेवर शॉल बी मोर देन अगेंस्ट। स्पेशल का बोलो। वोट कास्टेड इन फेवर शॉल बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट। उसमें कैलकुलेशन याद रखना, 1003-4 वाला, तो उससे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन क्लियर होगा। यूनानिमस, ऑल द वोट शुड बी इन द फेवर विदाउट एनी वोट अगेंस्ट। समझ में आया? क्या ऑर्डिनरी ऐसा होता है? नहीं। क्या स्पेशल स्पेशल में है? नहीं। इट डिपेंड्स फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन एंड सीवियरिटी। इज इट वेरी क्लियर? सबसे आखिरी, रेजोल्यूशन के पहले भी एक प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं? मोशन। मोशन मतलब किसी चीज का ज्ञान देना, उसको अगर आप पास कर रहे हो तो क्या बन जाता है? रेजोल्यूशन। समझ में आया? क्लियर है? इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन कंप्लीट हुए हैं, 96, 114। 2 सेक्शन का रेफरेंस लिया है, 100 एंड 102। समझ में आया? पक्का? यहाँ पे हम चैप्टर 7 को उठा के क्लोज कर रहे हैं। अब हमको चैप्टर 7 में से कुछ नहीं चाहिए। जब हम चैप्टर 7 में जाएंगे तब वापस से इसको पढ़ेंगे। समझ में आया? इज इट पक्का क्लियर? चलो, अब बिना समय जाया किए, वी हैव 20 मिनट्स, तो वी विल शिफ्ट टू सेकंड चैप्टर जो हमको शुरू करना है, दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। पानी वानी पी लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, चैप्टर चेंज हो रहा है तो।
ऐसा नहीं दर्शन सर पहले जा रहे फास्ट ट्रैक में भी एकदम ट्रैक ही लगा दिया है। अच्छा वो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो बाबा, सॉरी, जो चैप्टर 7 में अभी सब कुछ पढ़ा है ना, उसके स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट ले लो, बाद में इसको जहां लिखना है जिधर लिखना है लिख लेना। तो फॉर इट फास्ट, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक एक फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। मोशन बिफोर मीटिंग होता है या ड्यूरिंग मीटिंग होता है? मीटिंग के अंदर जब रखा जाता है उसे मोशन बोलते हैं, मीटिंग के पहले जस्ट इंफॉर्मेशन, फिर वो मोशन नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? तीसरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया? चौथा स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी ले लिया? पांचवा स्क्रीनशॉट ले लो। डन। सिक्स्थ स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अच्छा, ये पूरा अगर किसी को चाहिए तो लंबा चौड़ा स्क्रीनशॉट। समझ में आया? सर आई हैव स्टडी मैट ऑफ एक्सेट्रा, आई हैव परचेस, व्हाट शुड आई रेफर? मैं नेहा इसका आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहरी हो क्या बेटा? है, ऑलरेडी बोला फॉर्मूला बुक, कंपैरेटिव बुक, क्वेश्चनियर। तो कितने बार सेम सवाल पूछने वाले हो फॉरवर्ड कर करके? हाँ, चीजें खुली रखो, अच्छे से सुनो। ब्लॉक नेहा बेटा, आई एम सॉरी, आई हैव टू ब्लॉक यू। तीसरी बार सेम मैसेज आ रहा है क्वेश्चन का आंसर देने के बाद भी। आप खत्म हो चुके हो, इस ग्रुप में आप वापस से पोस्ट नहीं कर सकते। कुछ क्या करूं अभी जीवन में, समझते नहीं है। 2 बार आंसर ऑलरेडी दे दिया मैंने। अच्छा, क्लास के स्टार्टिंग में डे 1 के लेक्चर के ऊपर भी आंसर मैंने दिया था कि भाई साहब आपको फॉर्मूला बुक, कंपैरेटिव बुक, क्वेश्चन यार, 3 ही चीजें पढ़नी है। कितने भी किधर की बुक्स है, अभी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल चेंज किया, मैं क्या करूं उसके अंदर। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। ये चीज हो गई सबकी खत्म, बोलो हाँ या ना। ओके, अब मैं बढ़ रहा हूं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। सब लोग रेडी हो गए हैं? सवाल है सर, जीसीओ आईओएस डिपॉजिट के रेगुलर लेक्चर्स की बुक चैप्टर पीडी। मैंने कुछ बोलने के पहले डिलीट कर दिया उस। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अब काम की चीजें की तरफ जाते हैं, फोकस करना बहुत अच्छे से। सी, ये जो मैं किसी को ब्लॉक कर रहा हूं या मैं किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, ये इस वजह से क्योंकि क्लास स्मूथ चलती रहे। ऐसे 1-2 ही लोग होते हैं जो पूरा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जिससे पूरे क्लास का एटमॉस्फेयर इधर उधर हो सकता है। तो ऐसे केस में मुझे ऐसे सिचुएशन के ऊपर एक्शन लेना जरूरी होता है। अब बीच में एक जन आया था, वो बोल रहा था कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिखा रहे, लाइव आए ही नहीं है। जिंदा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसे अनवांटेड फैक्टर 1-2 ही होते हैं, गालियां सबको सुननी पड़ती है, पर मेरा क्लास स्मूथली चले, मेरे को ब्लॉक करना है। आपके खिलाफ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बाकी सबके भले के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, फोकस करना। अब हम जाने वाले हैं फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर। एक बार मुझे फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर बोलो, कहां से कहां तक है बच्चों? 3 से लेके 22। पर चैप्टर शुरू करने के पहले भी आपको कुछ डेफिनेशन पढ़ना समझना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के पहले कुछ बिल्टअप जरूरी है। तो मैं शुरू कर रहा हूं विद द डेफिनेशन ऑफ अ प्रमोटर, क्योंकि जब तक प्रमोटर ही नहीं समझोगे कंपनी बनाओगे कैसे, फॉर्म कैसे करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। डेफिनेशन आपके सामने है, सेक्शन याद रखने लायक है, याद हो जाएगा। 2 सबसेक्शन 69 ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बाद आता है 68 के बाद में, और इसके बाद में इमीडिएटली प्रोस्पेक्टस आता है। प्र प्रीवियस कंपनी लॉ 67, प्राइवेट कंपनी 68, प्रमोटर 69, प्रोस्पेक्टस 70, और लगेज पब्लिक कंपनी 71 और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 72। आपको एक खास बात बताऊं, सुनोगे? ये 67 से लेके 72 का जो एरिया है, आपने ये सेक्शंस अगर घोट लिए तो चाहो ना चाहो इंटर से लेके फाइनल तक के ये आपको 4 से 8 मार्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देके जाएंगे, देके ही जाएंगे। हो ही नहीं सकता ऐसा, एक तो इधर नहीं तो फाइनल, इधर ना किधर ये चारों पांचों सेक्शन आपको मार्क्स देके ही जाएंगे। वैसा ही वो 40 वाला सीरीज है।
40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 41 में फाइनेंशियल ईयर, 42 में फॉरेन कंपनी, 43 में फ्री रिजर्व्स, 44 में जीडीआर एडीआर, 45 में गवर्नमेंट कंपनी, 46 में होल्डिंग कंपनी। ये 40 से 46 वाला जो एरिया है ना, तुमने इसको रट लिया, तुम चाहो ना चाहो इंटर फाइनल पे वो 8 से 10 मार्क आपको दे के ही जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है नहीं देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में दे, मार्क मिलना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर? ये दो ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उधर वो एस वाला ब्रैकेट, 81 सिक्योरिटीज, 84 शेयर्स, 85 स्मॉल, 87 सब्सिडरी, 88 स्वेट इक्विटी, 92 अनलिमिटेड। ये 5 सेक्शंस से 6 सेक्शन। तुम चाहो ना चाहो ये ऐसे 3 ब्रैकेट है इंटर से लेके फाइनल तक। इवन मैं फाउंडेशन भी बोलता हूं क्योंकि फाउंडेशन में भी थे, तो फाउंडेशन से लेके फाइनल तक 8 से 10 मार्क के दे के ही जाते हैं तीनों के तीनों ब्रैकेट। ठीक है, ये रटे हुए होने चाहिए। उसमें से हम ले रहे हैं प्रमोटर, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 69। एक बार मन में रीड करो, गो फॉर इट फास्ट। पढ़ा सबने? डेफिनेशन तो ऐसे हमने बहुत पढ़े हैं, पर क्या तुम्हें डेफिनेशन पढ़ना आता है? तो पहले प्रमोटर पढ़ने के पहले यह समझते डेफिनेशन कैसे पढ़ते। ठीक है, आप अगर डेफिनेशन के ऊपर गौर करोगे तो प्रमोटर वर्ड के साथ में पहला वर्ड यूज किया है मीन्स। बराबर है? ये मीन्स वर्ड का क्या मतलब होता है? तो याद रखिए, अब जो मैं बोल रहा हूं ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी आएगा। क्रॉस रेफरेंस जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन देखने पड़ेंगे। जो हमने ऑलरेडी देखे वो तो है ही, पर अब और भी देखने हैं, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। डेफिनेशंस बच्चों अगर हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दूसरा इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड मीन्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स। एग्जॉस्टिव का मतलब है जितना बोला उतना ही। मीन्स वर्ड के बाद जो लिखा जाएगा बस उतना ही मीनिंग रहेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इंक्लूड वर्ड का मतलब होता है कि और भी, हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जितना तुम अज्यूम कर रहे हो वो तो है ही, हम और भी क्लियर कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दूध और अंडे, मिल्क एंड एग्स। मुझे जरा बताओ, मिल्क और एग्स वेज है या नॉन वेज है? जो खाता होगा वेज है सर, किसी की जान हानि नहीं होती। जो जैन होंगे, क्या बात कर रहे शिव शिव, कैसी बात कर रहे सर? बोलो मिल्क और एग्स वेज या नॉन वेज? मेरे को कोई लेन देन नहीं है, मैं डेफिनेशन बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने वेज की डेफिनेशन ऐसे बनाई, वेज मीन्स, वर्ड क्या यूज किया है मैंने? मीन्स। मैंने लिखा वेज मीन्स, और मैं लिखता हूं फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर और क्रीपर। फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर और क्रीपर। क्लाइंबर मतलब दीवार पे चढ़ने वाली बेल, क्रीपर मतलब जमीन पे रेंगने वाली बेल। जैसे कद्दू की बेल, वो दीवार पे नहीं चढ़ सकती, इतना बड़ा कद्दू होता है। ठीक है, तो क्रीपर हो गई, क्लाइंबर मनी प्लांट। इज इट वेरी क्लियर? सो फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, क्लाइंबर और क्रीपर इज अ वेज। अगर मैंने ये मीन्स करके बोला, इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क और एग्स ये वेज नहीं हुआ, वो नॉन वेज हुआ। क्योंकि झाड़ दूध नहीं देता, अंडे झाड़ पे नहीं उगते, या झाड़ अंडे भी नहीं देता। इज इट वेरी क्लियर? पक्का क्लियर है? पर मैं वही अगर ऐसा बोलूं कि वेज इंक्लूड्स, और फिर मैं लिखूं मिल्क एंड एग्स, वेज इंक्लूड्स, और फिर मैं क्या लिखूं? मिल्क एंड एग्स। तो यहां क्या इसका मतलब ये लिया जाएगा कि वेज में सिर्फ मिल्क और एग्स आता है, या इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जो ऑलरेडी वेज है वो तो वेज है ही? हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मिल्क और एग्स भी क्या है? वेज। बराबर है ना? तो मतलब इंक्लूड वर्ड में 2 चीजें आती है, एक अजम्पशन और एक क्लैरिफिकेशन। अब अजम्पशन में हम क्या मानेंगे? जब मैं बोलता हूं वेज इंक्लूड्स, तो उसमें अज्यूम क्या है कि भाई फ्रूट, रूट, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, जो हमने ऊपर देखा ये वाला, ये तो अज्यूम्ड है ही।
ये तो अज्यूम्ड है ही, पर हम ऊपर से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भैया मिल्क और एग्स को भी आप वेज बना दो। समझ में आया? तो एक होती है एग्जॉस्टिव, एक होती है इंक्लूसिव। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोले सुनो। अब मुझे बताओ, हम ये जो डेफिनेशन देख रहे हैं प्रमोटर की, ये एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? एग्जॉस्टिव मतलब इसमें जितना बोला है बस वही प्रमोटर है, ये छोड़ के कोई भी दूसरा प्रमोटर नहीं है। तो अब इसमें क्या बोला है? Who has named as named who has named as a promoter in prospectus और who has named as a promoter in annual return? एक तो prospectus नहीं तो annual return में तुमने जिसको प्रमोटर बोला वो प्रमोटर है। prospectus का तो डेफिनेशन 270 में इमीडिएटली आ रहा है ना, और एनुअल रिटर्न मैं आपको बोल दूं सेक्शन नंबर 92, कौन से चैप्टर से बता सकते हो? 92 सेक्शन, चैप्टर बताओ जरा तो माने। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 92, 88 से 122, पढ़ा भी नहीं फिर भी पता है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो सेक्शन नंबर कौन सा? 92, और प्रोस्पेक्टस कौन सा? 270। इज इट वेरी क्लियर? तो जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर करके दिया है या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में दिया है प्रमोटर करके, वो प्रमोटर है। दूसरा, दूसरा, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर मतलब तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, अफेयर मतलब यहां बिजनेस अफेयर। तो जिसका कंपनी के बिजनेस अफेयर पे कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो भी प्रमोटर है। तीसरा, अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज एडवाइस और डायरेक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर अकस्टम्ड, अकस्टम नहीं, अकस्टम्ड, बोलो एक बार सब जन, अकस्टम्ड। लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग कमेंट करो, अकस्टम्ड। सर अकस्टम बोला तो इफेक्ट नहीं आता, ऐसा फीलिंग नहीं आता। अकस्टम्ड, अकस्टम मतलब करना चाहिए, अकस्टम्ड करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिसके डायरेक्शन के हिसाब से कंपनी के मैनेजमेंट को काम करना ही पड़ेगा, वो है प्रमोटर। करना चाहिए नहीं, करना ही, अकस्टम्ड। इज इट वेरी क्लियर गाइस? तो आप तीन वर्ड्स के ऊपर फोकस करो ना, नेम, अफेयर का कंट्रोल एंड अकस्टम्ड। अगर आप ये तीन वर्ड पकड़ो तो आपको समझ में आएगा प्रमोटर तीन तरीके से बन सकता है, नाम से, काम से, दम से। सब लोग बोलो काय काय से? नाम से, काम से, दम से। नाम कहां लिखना जरूरी है? द नेम इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस सेक्शन 270, द एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92। काम से, हु कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बिजनेस कंसर्न, जो कंपनी के अफेयर कंट्रोल करता है, काम कर रहा है ना कंट्रोल करने का। और दम से, कि भाई इसमें इतना दम है कि मैनेजमेंट इज अकस्टम्ड। तो दम आया ना भाई, दूसरा आदमी तुम्हारी बात सुन के काम कर रहा है मतलब तुम में दम है। तो दम से, द अदर पर्सन, द मैनेजमेंट इज अकस्टम्ड टू वर्क एज पर यू, यूर प्रमोटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस में नारायण मूर्ति अभी सिर्फ शेयर होल्डर है, डायरेक्टर वायरेक्टर प्रमोटर वगैरह कुछ नहीं है। पर अगर नारायण मूर्ति इन्फोसिस के डायरेक्टर को बोले ये करो, करना पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा ना, कश तमड़। शाहरुख खान, रेड चिलीज प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं, गौरी खान का रेड चिलीज प्रोडक्शन, पर शाहरुख खान बोले रेड चिलीज प्रोडक्शन में ये करो, करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, हाँ है ना, प्रमोटर, अकस टम ड़। इज इट वेरी क्लियर गाइस? समझ में आया? तो इतना डेफिनेशन है प्रमोटर का। पर इंस्टीट्यूट का मन यहां नहीं भरा ना। इंस्टीट्यूट बोले इतना शांति से, इतना अच्छे से, वो भी इंटर के बच्चे, इतना हंसी खुशी राजी, इसे कैसे हो सकता है? टॉर्चर तो किया ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया चलो तुम्हें टॉर्चर करते हैं। और भाई साहब बोले तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम पेश करते हैं 4 केस लॉस। मेरे मन से नहीं चल रहा, ये देखो पहला केस लॉ, फर्स्ट वन, प्रमोटर सिग्निफाइज अ नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, signified a number of business operations familiar to the commercial world by which company is brought into existence। प्रमोटर ऐसे बिजनेस ऑपरेशन लाता है जैसे कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। ये ऊपर दिख रहा है ये छोटू सा वन, इसे कहते हैं हरामीपना। और नीचे वन का मतलब दिया है वायले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी वर्सेस ग्रीन।
अब बच्चा यू ऊपर का वन पढ़ के क्या बोलेगा, है ये क्या है जाने दे, पर नीचे जब उसको हाईले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी का वन दिखेगा वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पेज पढ़ रहा है। अब यहां तक के समझो बच्चे ने ये सारा का सारा पढ़ लिया तो उसको ये थोड़ी याद है इधर वन लिखा था, वो तो भूल गया। फिर नीचे उसने वन देखा हाईले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी और फिर वो सोचता है जाने दे कुछ काम का नहीं है। और इंस्टीट्यूट हमारी इन्हीं हरकतों पे तो फिदा है। इंस्टीट्यूट चाहती ही ये है कि तुम ऐसी हरकतें करो सो दैट नेक्स्ट एग्जाम के अंदर वो वाइले बीच प्रिंटिंग कंपनी पूछ ले तुमसे और तुम बैठ जाओ सिर पकड़ के कि ये क्या आ गया। और फिर बच्चा बोलता है आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। ये सिलेबस है बेटा, इधर ही है सब। सो वाइले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी बोलता है कि भैया जो बंदा कमर्शियल वर्ल्ड में बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है, नए कंसेप्ट के साथ कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है, वो प्रमोटर है। बराबर है। कामत, कौन कामत? नितिन कामत। कौन है नितिन कामत? अरे कैसा जिंदगी है तुम्हारा, कौन है? ये नहीं आया ना तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता अब जीवन में। अच्छा कौन है नितिन कामत? एनीवन लाइव स्ट्रीम में? मतलब मेरे को कुछ लोगों से तो कुछ कुछ तो ऐसा मत करो मेरे जीवन में मेरे साथ। अच्छा जोमेटो सुना है? कौन है प्रमोटर? भगवान को कहा, ये भगवान किधर है तू? नितिन कामत जीरोदा का फाउंडर। जीरोदा सुना है? जोमेटो का फाउंडर कौन है? दीपेंद्र गोयल। अरे तुम करते क्या हो जीवन में? सर पढ़ते हैं? नहीं। न्यूज पता है? वो भी नहीं। बिजनेस एंटरप्राइज करते क्या हो? सो दीपेंद्र को किसका? जोमेटो का। अब मुझे बताओ जोमेटो का कंसेप्ट इंडियन मार्केट कमर्शियल वर्ल्ड के लिए दीपेंद्र गोयल ने नया लाया, उसके पीछे लोगों ने फॉलो किया स्विगी वगैरह। सचिन बंसल, बिन्नी बंसल कौन है? फ्लिपकार्ट। इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट का बिजनेस अमेजॉन आने के पहले सचिन बिन्नी बंसल ने इंट्रोड्यूस किया। ये लोग कौन है? इन्होंने कमर्शियल वर्ल्ड को नया बिजनेस एंटरप्राइज दिखाया है। ये प्रमोटर है। वाइले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी वर्सेस ग्रीन। इट वेरी क्लियर। दूसरा केस इमीडिएटली दूसरा, ये देखो नीचे। प्रमोटर इज द वन हु अंडरटेक्स अ कंपनी विथ रेफरेंस टू द गिवन प्रोजेक्ट एंड सेट इट गोइंग, हु टेक्स अ नेसेसरी स्टेप। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बंदा जो कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी स्टेप लेता है वो बंदे को हम बोलते हैं प्रमोटर। ऊपर दिया छोटू सा टू, और छोटू सा टू मतलब हरामीपना बघा। पेज का पहला वर्ड और पेज के पहले वर्ड में क्या लिखा ऊपर? टू, और उसका मीनिंग पेज के सबसे नीचे टाइक्रॉस वर्सेस ग्रांट। बोले जो बंदा प्रोजेक्ट के लिए वन बाय वन कमर्शियल स्टेप लेता है वो होता है प्रमोटर। तुमने डिसाइड किया तुम्हें जीरोदा बनाना है, नितिन कामत ने एक 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 स्टेप लेना शुरू किया। सारे ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई किया, कैसे चलते देखा, सब हाई ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, सबको इमेजिन किया। फिर एक ऐसा ब्रोकरेज फर्म खोला जो हाई ब्रोकरेज चार्ज ना करे, परसेंटेज में चार्ज ना करे, कोई भी ऑर्डर डालो 20 रुपए कमीशन। जीरोदा इसी वजह से चलाना, कितना भी करोड़ों का ऑर्डर हो 20 रुपीज के ऊपर वो कमीशन चार्ज नहीं करता। और अगर फॉरेक्स होगा, ऑप्शन डेरिवेटिव्स खेल रहे, 100 रुपीज, नो परसेंटेज। इस वजह से कमीशन कम होने की वजह से मैक्सिमम लोग जीरोदा पे शिफ्ट हो गए, वो सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन। तीसरा वाला, सो पहला वाइले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी वर्सेस ग्रीन क्या बोलता था? जो कमर्शियल वर्ल्ड को नया आइडिया लाके दे वो प्रमोटर। स्टाइक्रॉस वर्सेस ग्रांट क्या बोलता है? जो स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को अचीव करे वो प्रमोटर। तीसरा, क्या प्रमोटर सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए या प्रमोटर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है? तो यहां पे बोला है देखो, ये देखो, सॉरी प्रमोटर इंडिविजुअल। प्रमोटर नॉट ओनली डिनोट्स द इंडिविजुअल, इट इज एसोसिएशन, पार्टनरशिप, कंपनी या कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है जो कंपनी में कंट्रीब्यूट करे। ये फिफ्थ केस लॉ है। फिफ्थ, मैंने बीच का एक स्किप किया है, ये फिफ्थ केस लॉ है। तो ये बोला है इरलंगर वर्सेस न्यू सेम्ब्रेडो फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड के अंदर कि प्रमोटर इंडिविजुअल होना कंपलसरी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। और साथ में सबसे आखिरी केस लॉ, ऐसा नहीं है कि प्रमोटर सिर्फ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के वक्त रहेगा। आधी दुनिया 90% बच्चे सोचते हैं कि इनकॉर्पोरेशन में आया तो ही प्रमोटर है, कंपनी के शुरुआत में आया तो ही प्रमोटर है। नहीं, ऐसा बंदा जो कंपनी के लिए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी भी कैपिटल रेज करता है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी भी जो कैपिटल फ्लोट करके दे दे कंपनी को ड्यूरिंग लाइफ, कभी भी
उसे भी प्रमोटर बोला जाएगा। देखो, टू बी अ प्रमोटर वन नीड नॉट बी नेसेसरीली एसोसिएटेड विद द इनिशियल फॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि तुम इनिशियल फॉर्मेशन में रहो। सी, इनिशियल फॉर्मेशन में रहो तो प्रमोटर है, पर ये जरूरी नहीं है। अगर आप ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी कैपिटल अरेंज कर रहे हो, कैपिटल फ्लोट कर रहे हो, तो आप भी प्रमोटर हो। ये बोला है लगुनास नाइट्रेट वर्सेस लगुनास सिंडिकेट, 4 केस लॉ। जो नया प्रोजेक्ट कंपनी के लिए लाएगा और जो कमर्शियल वर्ड को इंट्रोड्यूस करेगा, वाइले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी वर्सेस ग्रीन। दूसरा, जो प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप अचीव करेगा, टाइप क्रॉस वर्सेस ग्रांड। जो कंपनी के इनिशियल स्टेज पे नहीं रहा चलेगा पर कंपनी के लिए कैपिटल फ्लोट करेगा, वो भी प्रमोटर है। लगुनास नाइट्रेट वर्सेस लगुनास सिंडिकेट। और प्रमोटर नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल होने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के लिए प्रमोटर होती है, अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी फ्लोट की। जैसे टाटा सन्स इज अ प्रमोटर फॉर ऑल टाटा एंटरप्राइजेस, दैट इज एरलंगर वर्सेस न्यू सेमरेरो फॉस्फेट कंपनी। चारों केसेस प्रमोटर के पता होने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए। सर पर ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फुट रेफरेंस में दिए हैं, नीचे फुट नोट में दिए हैं सर, तो इसको याद करना जरूरी है। क्या तुम मुझे छाती पे हाथ रख के गारंटी दे सकते हो कि इंस्टीट्यूट इसको नहीं पूछेगी? तो मत याद करना, करना मत, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, सही डायरेक्शन दिखाना। जो मैंने तुमको दिखा दी, पढ़ लो। जो छाती पे हाथ रख के बोल सकता है कि इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं पूछेगी, मत याद कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया सबको? लाइव स्ट्रीम में जरूर बोलिएगा। कैसा लगा, समझ में आया? प्लीज टेल मी। ऑलरेडी पढ़ा था क्या, वो भी बताना। जीवन में कभी पढ़े थे क्या? गुड, जिन्होंने पढ़े बहुत अच्छी बात। अगर तुम फुट मैं नहीं पढ़ा है वो बात अलग है, नालायक लोगों। लाइन से चलो, डन एवरीबॉडी। बच्चों बोलो हाँ है ना, हो गया पक्का? सो यहाँ प्रमोटर की डेफिनेशन होती है खत्म। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल हम वापस जाएंगे फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में। कल थोड़ा सा दिमाग बना के आना, क्योंकि फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन याद करने हैं हमको, ठीक है? कल आपको अरे सॉरी, कल और परसों छुट्टी है, माय मिस्टेक। सैटरडे संडे पूना में पालकी है, पालकी की वजह से सारे प्रीमाइसेस, सारे रोड, सारे सब बंद रहते हैं, तो हम प्रेस्टीज पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकते कल। मतलब जहां हमारा क्लास है इसलिए पहुंच नहीं सकते, तो कल क्लास नहीं होगी, संडे को भी क्लास नहीं होगी। पर मैं डिपॉजिट चैप्टर आज रात या कल तक के अपलोड कर रहा हूं, ठीक है? इसी प्लेलिस्ट के अंदर, नीचे इसके प्लेलिस्ट का लिंक है, या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, फास्ट ट्रैक का पहला ही प्लेलिस्ट है, उसके अंदर चैप्टर शाम तक अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख सकते हो, ठीक है? आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। This is all for today. Have a nice day. Thank you बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी बोलने का, जय माता दी जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।